नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी ठीक हैं। स्टार्ट करें? हाँ सर जी, कर दो। देखो, अभी आपका ये नवंबर 2020 का एग्ज़ाम हुआ है, तो एग्ज़ाम में जैसे छोटी मोटी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, तो वो क्वेरीज आ रही हैं कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, कन्फर्मेशंस आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक मैं छोटा सा वीडियो इसके लिए बना देता हूँ, इसको एनालाइज कर देते हैं कि किस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। इससे भी अहम बात मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं कि जब एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेपर आया है, पेपर को हैंडल कैसे करना होता है वो समझिए जरा बात को। अब एक्चुअल पेपर मेरे सामने है, किस प्रकार से क्या अप्रोच लगानी है, घबरा के सब उल्टा पुल्टा कर देना है या ठीक से तरीके से सिस्टमेटिक वे में पेपर को सॉल्व करना होता है। पूरा पेपर देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें तो भूल ही जाइए बिल्कुल। आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, छोटे बड़े, सारे के सारे डिजिट के साथ प्ले कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के साथ साथ आपके दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो हैं कोई प्रैक्टिकल केस टाइप, प्रैक्टिकल केस बना दिया और उसका आपसे सॉल्यूशन मांगा गया। लेकिन जो अधिकतम मात्रा है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की है। आपके जो डेफिनेशंस आया करती थी भूल जाओ, जो शॉर्ट नोट लिखवाने के लिए आया करते थे भूल जाइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं भूल जाइए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ दो ही तरह के आ रहे हैं, अदर देन एमसीक्यू बात कर रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो एलिमेंट्स पर बहुत शानदार तरीके से काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नंबर एक, ये पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद मैं आपको अपना इस पे रिव्यू दे रहा हूं कि इस तरह का पेपर जब आपके लिए आता है तो आपको क्या चाहिए होगा। नंबर एक, यहां कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो भी पूरी मेमोरी के साथ में। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को वाकई में थोड़ा रटने वाले प्रयास में किया है तो आई एम श्योर कि आप गलत ही करके आएंगे। इसलिए पूरी क्लैरिटी आपको उसके प्रोविजन के बारे में होनी चाहिए और उसकी आपकी याददाश्त भी उसके संबंध में बनी हुई होनी चाहिए। पहली बात तो ये। और उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट बात ये कि इस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को आपने अप्लाई करना आना चाहिए, यानी कि आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही शानदार होनी चाहिए। अगर मैं 50% वेटेज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को देके चल रहा हूं तो 50% वेटेज ही मैं इसको देके चल रहा हूं। इसी के चलते हुए हमारा जो करंट रेगुलर बैच चल रहा है, मैंने उसमें 100% क्वेश्चन आंसर की बुक सॉल्व कराई। जी हां, 100%। पिछले बैच में फिर भी कुछ क्वेश्चंस में बोल देता था कि चलो आप इन्हें कर लेना, लेकिन इस बार तो मैंने चाहे क्वेश्चन छोटा हो, मोटा हो, आसान हो, जैसा मर्जी हो, 100% 800 पेजेस की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर की बुक है, सारी की सारी मैं सॉल्व करवा रहा हूं। उसमें मुश्किल से 17-18 क्लासेस और बची हुई हैं। वो बैच कंप्लीट होने वाला है जो मई 20 और नवंबर 20 के लिए हमारा रेगुलर बैच है। तो भाई साहब, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूरी है और प्रैक्टिस आपने नहीं कर रखी है, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मैंने यूट्यूब पर भी जनहित में डाले थे एक जो वैल्यूएशन सॉरी, जो वैल्यूएशन चैप्टर है जीएसटी के अंदर और जो आईटीसी का चैप्टर है, इनके तमाम क्वेश्चंस को मैंने यूट्यूब पर डाला था। लगभग 12-13 घंटे के दोनों के वीडियो थे और आप देखेंगे कि उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक और नई चीज, मैंने ये नहीं कहा कि वही क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न पे क्वेश्चन सारे नए हैं। यहां पर शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो रिपीट किया गया होगा कि आरटीपी से आ गया या एमटीपी से आ गया या आईसीआई की केस स्टडी, मतलब जो स्टडी मटेरियल है वहां से आ गया। क्वेश्चंस फ्रेश बनाए हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए सीए फाइनल लेवल पर। तो पूरा एनालाइज करने के बाद ये जो आपके सामने पिक्चर आई है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं,
प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। केस लॉ जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज होते हैं वैसे वाले क्वेश्चंस यहां नहीं आते हैं जब से जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ है, बट प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड केस स्टडीज यहां पे तैयार की जाती है, तो उन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन अब एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटे का रंगारंग कार्यक्रम होता है उसको आपने कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब जरा मेरी बात बड़ी बारीक और ध्यान तरीके से सुनिएगा। ऋषि रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ऋषि है यहां पर आपका ये सप्लायर, ठीक है जी, महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं फटाफट लिख लेना चाहिए उनको। प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020। अभी क्वेश्चन को बस ऐसे देख लो कि हाँ कई सारी ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे क्वेश्चन को देखना होता है आपने। पहले मुझे ये तो पता लगे कि यार ये क्वेश्चन में मतलब इसका मूव क्या है, मतलब चाह क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ताकि मेरा पढ़ने का लहजा या नजरिया उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आकर मैं देख रहा हूं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां पर दी हुई हैं। और फाइनली क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी इन कैश, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। Assessee wants to make the cash payment of GST under SGST head as far as possible। वो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो कैश पेमेंट है वो SGST से करना चाहता है, वैसे करके कुछ बात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पर नेट GST कैलकुलेट करना है, आपको अप्रोच मिल गई। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन दी हुई है, आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई की ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं, उन्हीं के मद्देनजर आपको यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन सेट किया गया, एक तो वैल्यूएशन के जो फंडामेंटल्स हैं वो इसके अंदर लगे हैं, और एक इसके अंदर आईटीसी जो चैप्टर है आपका उसके फंडामेंटल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में वो आगे कह रहा है कि भैया जब यूज करोगे आप इसको तो इसमें मैनर ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है वो उसका फंडामेंट भी यहाँ पे लगा हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। तो 3 चैप्टर के संयोग से आपका ये एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किया गया है। अब बच्चा क्या करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में यार ये 3 पेज तक या लगभग 2.5 पेज का क्वेश्चन है यार, देख कर डर जाता है। डरना ही तो नहीं है, बस आपको हमेशा वो कहानी याद रख के चलनी है कि एक लकड़हारा था और उसके बच्चे लड़ते झगड़ते रहते थे, वो लकड़ियों का बंडल बच्चों को दिया तोड़ने के लिए, तो नहीं टूट पाया, फिर एक एक लकड़ी अपने बच्चों को तोड़ने के लिए दी, तो प्रत्येक बच्चे ने वो लकड़ी तोड़ दी। तो फिर पिताजी ने समझाया कि देखो एकता में कितनी शक्ति होती है। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करके करोगे तो शायद आप इसमें डर जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसके क्वेश्चन हो गए 1, 2, 3, जितनी ट्रांजैक्शन ये मान के चलो उतने ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। जब फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं बाकी सारा भूल जाओ आपकी, इतना बड़ा क्वेश्चन भी है, सिर्फ पहले पॉइंट का आंसर दे दीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 1, ऐसे मान के चलो आप इसको, ठीक है। सप्लाइड, ये जो महाराष्ट्र का है, ऋषि है, सप्लायर है। सप्लाइड कंप्यूटर विच आर परचेस्ड फ्रॉम अन अनरजिस्टर्ड पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन टू हिज ब्रदर इन लॉ रांची, मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज 62,000। तो ये जो ऋषि है सप्लायर है, इसने अपने एफओसी ट्रांजैक्शन कर दी है टू हिज ब्रदर इन लॉ को ये ट्रांजैक्शन कर दी है। एफओसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ, अच्छा जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो लिंकेज जरूर लेके चलनी है। तो लिंकेज के अंदर यहां पर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, यस सर, क्या ये सप्लाई है भी या नहीं है, क्योंकि हमें आउटपुट जीएसटी देखना है, सप्लाई है या नहीं। एफओसी ट्रांजैक्शन है तो 4 पैरामीटर पे चेक करते हैं शेड्यूल 1 के अंदर, तो वहां पर ये किसी में भी फॉल नहीं करता है। रिलेटेड पार्टी, जी नहीं, ब्रदर इन लॉ रिलेटेड पार्टी में नहीं आता है, ठीक है। तो वैसे करके ये आपकी घटना यहां पर सप्लाई ही नहीं बनेगी, सप्लाई नहीं बनेगी तो इस पर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। आगे बोलता है सप्लाइड अ कंसाइनमेंट ऑफ 10 लैपटॉप्स टू एनके एंड कंपनी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन बीइंग मैसेस ZX ऑफ तमिलनाडु। ये सप्लायर है, यहाँ ZX थर्ड पर्सन है और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर इसकी सप्लाई कर दी है। ZX तमिलनाडु का है, ये भी अपना महाराष्ट्र का है। यहां से यहां पर सप्लाई कर दी गई, लेकिन इंस्ट्रक्शन इसने दी थी, इसके कहने पर किया गया था। यानी कि बिलिंग हुई है ZX के नाम पर, शिपिंग हुई है आगे करके, यानी बिल टू शिप टू मॉडल है। फटाफट से क्विकली, क्या यहां पर गुड्स की बात हो रही है? यस सर। क्या ये घटना सप्लाई है? यस। ABC टेस्ट पास होता है, एक्टिविटी बिजनेस भी और कंसिडरेशन भी है, यहां पर यह घटना आपकी सप्लाई भी बन जाती है। और जहां तक सवाल है इसके ओरिजिन का, तो ओरिजिन जो है इसका मालिक वो है यहाँ पर महाराष्ट्र। और जहाँ तक सवाल है डेस्टिनेशन का, तो डेस्टिनेशन में सेक्शन 10 लगेगा क्योंकि गुड्स की बात कर रहे हैं। और 10(1)(b) के मुताबिक जो रजिस्टर्ड पर्सन की, जिसके इंस्ट्रक्शन पे आपने माल भेजा है, उसकी जो लोकेशन होती है वहाँ पर उसे
कंसीडर किया जाता है। इस कारण से ये घटना आपकी यहाँ इंटर स्टेट सप्लाई के तौर पे निकल के आ जाएगी। इसका डेस्टिनेशन निकल के आएगा आपका तमिलनाडु, और यहाँ पर ये इंटर स्टेट में बात करेंगे, यानी कि IGST की चर्चा इस फिगर के ऊपर करा दी जाएगी। राइट, अच्छा जी। प्रोवाइड अगला पॉइंट है यहाँ पे, प्रोवाइडेड स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज, सर्विस दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, टू मैसेस XY इंपैक्ट्स। अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन है बाबू, बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं बड़ा क्वेश्चन कर ही नहीं रहा, मैं तो छोटे छोटे अलग अलग क्वेश्चन देख रहा हूं। दैट्स इट। ये अप्रोच अपनाओगे तो विश्वास मानिए पूरे जितने 11 पेज का ये क्वेश्चन पेपर है, 11 पेज का एक भी क्वेश्चन पूरा बना दिया जाए तब भी बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो, वन बाई वन। ठीक है। स्टॉक, प्रोवाइडिंग स्टॉक काउंटिंग सर्विसेज टू XY impacts registered with GST in the state of Gujarat, whereas the place where the stock counting was carried out was in गोडाउन इन मुंबई। यानी कि यहाँ पर सप्लायर तो महाराष्ट्र का है ही है, ठीक है, और जो रेसिपिएंट है आपका वो गुजरात का बंदा है, और जो स्टॉक काउंटिंग हुई है वो महाराष्ट्र के अंदर ही स्टॉक काउंटिंग हुई है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, सर्विस दी गई है, ठीक है जी, तो सर्विस है यस सर। क्या ये घटना सप्लाई भी है या फॉर ए कंसिडरेशन है? निश्चित तौर पे सप्लाई बन जाएगी। इंट्रा या इंटर, अच्छा, इस चैप्टर के अंदर वैल्यूएशन, ITC, मैनर ऑफ पेमेंट, और साथ में जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है उसके प्रोविजंस को भी अच्छे खासे तरीके से टेस्ट करवाया गया है। यानी 4-5 चैप्टर का मिक्सचर बनाकर यहां दिया गया है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि लिंकेज कितनी जरूरी है, क्योंकि एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो मिक्स करके आएगा आपके लिए। इसलिए आपके पास लिंक्ड फॉर्म में कलेक्टिव नॉलेज होनी बेहद जरूरी है। इज इट ओके? यस सर। सर्विस है, सप्लाई है, और उसके बाद में और हाँ एक बात और बताऊं मैं आपको, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि भाई लास्ट मोमेंट पे इतना सारा उनके दिमाग पे प्रेशर आ जाता है, तो बच्चा क्या करता है कि सब कुछ मैंने ठीक से पढ़ा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं कि बातें सिर्फ किताब से पढ़ रखी होती है, इसलिए भूल जाते हैं। लेकिन मैं क्लासेस के अंदर GST पोर्टल का इस्तेमाल इसीलिए करना शुरू किया है ताकि बात दिमाग पर इतने सटीक तरीके से सेट हो जाए कि भूले से भी ना भूल पाए आप उसको। यही है बस GST पोर्टल को क्लास में कराने का मेरा उद्देश्य, और कुछ भी नहीं होता मालिक। आइए बात करते हैं आगे। तो यहां पर सप्लाई भी है। इंटर की बात करके चलोगे तो इसका जो ओरिजिन है वो सप्लायर की लोकेशन यानी कि महाराष्ट्र है, और डेस्टिनेशन कहां से निकलेगा? सेक्शन 12 लगेगा, बिकॉज बोथ द पार्टी सिचुएटेड इन इंडिया है, तो सेक्शन नंबर 12 लगेगा। अब 12 के लिए हालांकि गुड्स संबंधी ये सर्विसेज स्टॉक काउंटिंग की जा रही है, लेकिन सेक्शन 12 के अंदर वैसी वाली कोई बात नहीं कि गुड्स संबंधी सर्विस का क्या किया जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। रेज्यूडरी में फॉल करके चलेगा, 12(2) में फॉल करेगा। क्या रेसिपिएंट की लोकेशन पता है? हाँ पता है। तो यहां पर ये आपका गुजरात यहां निकलकर आ जाएगा, यानी कि सप्लाई भी आपकी इंटर स्टेट बना दी जाएगी। इस पे IGST आपका कंप्यूट कर दिया जाएगा। प्रोवाइड रेंटिंग ऑफ सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई डेली एट ए डेली रेंट ऑफ सो एंड सो। करो लिंकेज भैया फटाफट से। क्या ये घटना एक प्रकार की सर्विस है? यस सर। क्या ये सप्लाई भी है? हाँ, ABC टेस्ट पूरा हो रहा है, कंसिडरेशन साथ में है। इंट्रा इंटर, वैसी कोई यहां पर मंथली मुंबई में ही है, मुंबई में ही है, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन आपकी बनेगी। टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन जब 5वें गेट एग्जाम्पशन पे आते हैं तो वहां पर आकर इसको जो हमने देखा था कि दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सरकार की रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पस आपकी एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। 1500 की लिमिट कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। वो होटल अकोमोडेशन के केस में होता है कि 1000 रुपये की जो लिमिट आपकी एप्लीकेबल होती है, लेकिन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, फिर तो वो आपकी ऑलवेज एग्जेम्प्ट की जाती है, तो इस पर आपका GST नहीं निकल के आएगा। रिकवरी एजेंट की सर्विस प्रोवाइडेड टू मेसर्स अपेक्स फाइनेंस लिमिटेड। ये गुड्स भी है, सर्विस भी है, मतलब सर्विस भी है, सप्लाई भी है, इंट्रा इंटर वो सब देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आगे चल के इस पर एग्जम्पशन भी कोई किसी प्रकार की नहीं है मालिक, लेकिन आगे चल के आप रिकवरी एजेंट के नाम से पकड़ लेंगे कि ये घटना आपकी RCM के अंदर फॉल करती है, यानी कि आपके ऋषि साहब को यहां पर GST का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एडवांस रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ का मतलब जनवरी का महीना आपका था जिसके लिए पूछ रहे थे, तो जनवरी के महीने में आपको एडवांस मिला है फॉर फ्यूचर इंट्रा स्टेट सप्लाई। एडवांस पर क्या आपका GST जनवरी में ही देना है कि नहीं देना, तो यहां से हमारे माइंड में फटाफट क्लिक कर जाता है कि टाइम ऑफ सप्लाई जो होता है, अगर सर्विस की बात करोगे तो एडवांस पे बक काम करेगा, GST भरना पड़ेगा, लेकिन अगर गुड्स के लिए एडवांस आया है तो वहां पर वो काम नहीं करेगा। एडिशनल नोट्स के अंदर ये बात बता रखी है कि जो आपके एडवांस निकल के आए थे 5 लाख था आपका गुड्स की सप्लाई संबंधी और रेस्ट ऑफ आपका सर्विस संबंधी था। तो इसमें आपका जो यहाँ पर 5 लाख की बात करके चलोगे तो इस पर तो टाइम ऑफ सप्लाई अभी नहीं निकलेगा, वो बाद में निकलेगा जब इसकी बिलिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर GST की बात नहीं करके चलेंगे। बाकी जो आपका सर्विस सेक्टर के अंदर बात कर रहे हैं इसका टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस में निकलेगा और 4 लाख रुपए के ऊपर आपको GST का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ठीक है।
इस प्रकार से हमारी बात ये हो जाती है मालिक, और जो अपना यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं साहब। आगे चल के आगे बोलता है इंपोर्टेड, अभी इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब ऋषि साहब को आप ऐसे पकड़िएगा, यहां पर आकर ऋषि साहब को ऐसे पकड़िए और यहां इस तरह से देखिए, क्योंकि अब ये इनवर्ड सप्लाई की यहां से बात करी जा रही है। इंपोर्ट किया है कंप्यूटर एक्सेसरीज, अब आईटीसी के चैप्टर में आप उतर गए हैं। फ्रॉम कोरिया एंड द गुड्स लैंडेड इन मुंबई पोर्ट एंड रीच्ड एट रजिस्टर्ड प्रीमिसेस 31/1/2020 को। क्या ये वाला क्रेडिट, इसके संबंध में क्रेडिट अवेलेबल होगा या नहीं किया जाएगा? ये अमाउंट एंड वैल्यूज दे रखे हैं भाई साहब, ये भी आपकी वैल्यूज में ही चल रहा है, ये जीएसटी का अमाउंट नहीं है। तो देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, सबसे पहले बात करके चलते हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या इस पर पे किया हुआ टैक्स आपका इनपुट टैक्स होता है? यस, इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, तो इस पर आपको आईजीएसटी का क्रेडिट निश्चित तौर पर मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा क्या? तो वहां पर सेक्शन 16 हमारा बोलता है कि भैया उसके लिए जरूरी होता है कि आप के प्रीमिसेस के अंदर वो रिसीव हो जाना चाहिए, और रिसीव हो गया आपका 31/1/2020 को रिसीव हो गया है, तो ये वाला क्रेडिट आपका अवेलेबल हो जाएगा। इसके संबंध में अवेल करता है जीटीए सर्विस फ्रॉम स्पीड ट्रांस ऑफ कोलकाता विद रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेडेड गुड्स वेयर द रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी इतने परसेंट से चार्ज किया जाता है। यह घटना आपकी आरसीएम के अंदर आ जाती है, सारे काम इसमें पूरे हो रहे हैं, ये सर्विस भी है, सप्लाई भी है, एग्जम्पशन भी इस केस के अंदर नहीं है किसी भी तरह की। और आरसीएम की जो कंडीशंस होती हैं कि भाई 12% का जीएसटी का रेट ना लगा हुआ हो केस के अंदर, और सामने वाली पार्टी जो रेसिपिएंट है वो आपका यहां पर आकर रजिस्टर्ड आदमी है, तो बात करके चलेंगे क्या वाकई में ऋषि साहब रजिस्टर्ड आदमी हैं पहले से या नहीं। तो इसके लिए इन्होंने यहां पर दे रखा 21 लाख का इनका टर्नओवर था पिछले साल के अंदर, तो इसका मतलब ये हो गया कि पिछले साल में ही ये रजिस्टर्ड थे, यानी कि एज ऑफ नाउ द टाइम व्हेन ही इज गेटिंग द जीटीए सर्विसेज ही इज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड पर्सन। सो अकॉर्डिंगली यहां पर आकर हम बात करके चलेंगे आरसीएम में। आरसीएम के अंदर ऋषि साहब को ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और ध्यान दीजिएगा आरसीएम के लिए हम आईटीसी का इस्तेमाल नहीं करते, इसका पेमेंट कैश में ही किया जाता है। आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द सेम, और पेमेंट करके हम इसका आईटीसी भी अपनी किताबों के अंदर बुक कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा इनपुट टैक्स भी होता है, पे भी करेंगे और उसका आईटीसी खुद का बुक कर लेंगे, और पे करते समय इसका पेमेंट कैश में किया जाएगा, उसके बाद आईटीसी बुक करके चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम अबव received 15 इनवॉइस इन्वॉल्विंग आईजीएसटी ऑफ 1 लाख रुपीज ड्यूरिंग द करंट मंथ। 15 इनवॉइस और इनको मिले थे जिन पर आईजीएसटी इनका 1 लाख रुपए का बनता था। नीचे बोल रखा है इसके संबंध में 15 में से 12 इनवॉइस का आईजीएसटी 95,000 रुपीज का बनता था, एंड उसके बाद ऑल इनवॉइस फॉर एलिजिबल फॉर सो एंड सो। तो यहां पर आकर रूल नंबर 36(4) आ जाता है आईटीसी चैप्टर के अंदर, जो कि सेक्शन 16 के साथ में पढ़ा जाता है। तो वहां ये बोल के चलता है कि भाई साहब देखो 95,000 आपका ये जीएसटीआर 2 के अंदर दिख रहा था, क्लियर क्रेडिट के रूप में आपका ये आ रहा था। बाकी जो तीन इनवॉइस थे वो शो नहीं किए गए थे, तो उसके संबंध में आप क्या करके चलते हैं, जो 3 इनवॉइस के संबंध में जो आपका रह गया 5,000 रुपए का वो रह जाता है क्रेडिट, क्योंकि टोटल 1 लाख बनता था, और 95 का 10% 9,500 विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम हो, यानी कि 5,000 का 5,000 आपका ये अवेलेबल यहां पर करवा दिया जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा आपको 1 लाख रुपए का ये क्रेडिट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मालिक, ठीक है जी। ही हैड अवेल्ड, ये क्या बोलता है, बी पॉइंट बोलता है, ही हैड अवेल्ड सर्विसेज, ले रहा है, आईटीसी संबंधी पॉइंट है। ही हैड अवेल्ड सर्विस इन एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन विद अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4 लाख रुपीज इन टैक्स, मतलब अलग अलग क्वेश्चन है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है मेरा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना मैंने यार, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। ही हैड अवेल्ड सर्विस इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन विद अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4 लाख रुपीज एंड अ टैक्स रेट ऑफ 18%। द ट्रांजैक्शन वाज लायबल टू बी अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर ट्रांजैक्शन आ रही थी, पेमेंट फॉर द सेम वाज सप्लायर। अच्छा, रिवर्स चार्ज के अंदर कंडीशन ये आ रही थी, पेमेंट फॉर द सेम टू सप्लायर वाज नॉट मेड टिल द करंट मंथ, ओवरड्यू 180 दिन से ऊपर ये इनका जा चुका है और 181 दिन से ऊपर जा चुका है, एंड हाउएवर द ओवरड्यू फॉर 180 डेज एज एट 1 जनवरी ये ऊपर जा चुका था। हाउएवर टैक्स ड्यू अंडर द सेड ट्रांजैक्शन वाज पेड टू द गवर्नमेंट एंड क्रेडिट अवेल्ड इन द मंथ ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। इसका कुछ करना है या नहीं करना है, यहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं। नंबर 1, कोई बच्चा बोलेगा कि ठीक है, मैं इस वैसे सही ट्रीटमेंट बता दूं पहले इसका। मैं ट्रीटमेंट ये होगा कि ये जो इन्होंने सर्विस ली है,
ये सर्विस इन्होंने जनवरी में नहीं ली है। 181 दिन इसके 1 जनवरी 2020 को पूरे हो रहे हैं जिस महीने में खड़े हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन आपकी लगभग 6 महीने पहले आपने ली होगी। और जिस समय ट्रांजैक्शन हुई थी, ये इनपुट सर्विस ली थी, उस समय आप इसका क्रेडिट ले चुके थे। यहां ये कह रहा है कि भैया इसके 181वां दिन यहां पूरा हो रहा है, तो यू विल हैव टू पे एन अमाउंट फॉर द सेम। क्या आपको इक्विवेलेंट अमाउंट पे करना पड़ेगा? 18 चौका 72, 72,000 आपको रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो हो सकता है कि बच्चे ने यहां पर गलती करी हो कि 72,000 रिवर्स करना है, लेकिन यहां पर 72,000 रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16 के अंदर माना कि 181 दिन की शर्त है, लेकिन ये वाली शर्त आपकी आरसीएम केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। ये आरसीएम केसेस पर आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है मालिक। तो इस ट्रांजैक्शन का कुछ भी नहीं होगा, इसे इग्नोर कर दिया जाएगा। ना क्रेडिट लेना है ना रिवर्स करना। ले तो पहले ही चुके थे, रिवर्स अब नहीं करना, बिकॉज आरसीएम पर 181 दिन की कंडीशन आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है। ये हो गया जी। ही हैड सेंट गुड्स 1 लाख टू हिज जॉब वर्कर इन द स्टेट ऑफ केरला, who further process he had sent goods valued 1 lakh to his job worker in the state of Kerala, who further processed the said goods and made directly supply on 31 जनवरी को from Kerala to a buyer in the Maharashtra। ये हो गया आपका सप्लायर, यहाँ हो गया आपका जॉब वर्कर, और यहाँ से फिर आपने वो महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र में था, और महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अंदर किसी बायर को बेच दिया जाता है। ये बंदा केरला का है जॉब वर्कर। पहली बात कि यहाँ से जॉब वर्कर के यहाँ से जो माल बेचा गया है वो किसके हैंड में क्लब होगा? जॉब वर्कर के हैंड में? जी नहीं, मालिक उसका ऋषि साहब ही हैं, तो ऋषि साहब की वो सप्लाई बनेगी। इसका जो ओरिजिन है, सप्लायर की जो लोकेशन आ जाएगी अपनी, और सप्लायर की जो लोकेशन है वो आ जाएगी मालिक यहाँ पे आपकी महाराष्ट्र निकल के आ जाएगी, और यहाँ पर आकर जो हम अप्लाई करके चलेंगे तो जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर डिलीवरी आपकी टर्मिनेट की जा रही है उसकी बात करेंगे। तो कंजम्पशन प्लेस उसका महाराष्ट्र है, इसलिए ट्रांजैक्शन आपकी ये इंट्रा स्टेट यहाँ पर बना दी जाएगी। जब जॉब वर्कर को माल ट्रांसफर किया था 1 लाख रुपए का, 1 लाख का माल ट्रांसफर किया गया था, तो उस समय ये घटना सप्लाई नहीं होती, तो उस मूवमेंट पर जीएसटी भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब जॉब वर्कर के यहां से बेचा गया है तो उस पॉइंट पर जीएसटी की बात करी जाएगी। दूसरी बात, कितनी वैल्यू पर बेचा गया है ये क्वेश्चन में नहीं बता रखा है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 1 लाख जब इसकी वैल्यू यहां थी भेजते समय, तो 1 लाख का ही ये आगे बेचा गया होगा। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, मुझे इस प्रकार की अजम्पशन यहां पर डालनी ही पड़ेगी। तो ये आगे रेट्स वगैरह दे रखे हैं, तो ये था इसका सॉल्यूशन मालिक, यहाँ पे ऐसे करके मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ऑल इन वन अ रजिस्टर्ड ऑल इन वन अ पार्टनरशिप फर्म एंड रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज अंडर वन रूफ। द सर्विसेज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं ये सॉरी ऑल इन वन। The concern provides the following information pertaining to supply made या इनपुट सर्विसेज अवेल्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020। मार्च 20 का डेटा ये दे रहे हैं कि जो सर्विस दी है और जो सर्विस ली है उनका क्या सीन रहेगा। तो बताता है प्रोवाइड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का नाम आती है, सीधे आप रिवर्स चार्ज के चैप्टर में पहुंच जाते हो। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअली पकड़ मजबूत है तो फटाफट से आप क्लिक को कर जाएगा वहां पर जाकर। ये एक सर्विस भी है, सप्लाई भी है, सारे काम पूरे हो रहे हैं। बस ये देखना है आपको कि एनसीएम लगेगा या आरसीएम। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये आरसीएम चैप्टर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन ड्राफ्ट किया गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के अंदर अब आपको एग्जैक्ट प्रोविजन पता होना चाहिए कि वहां पर क्या लिखा था। वहां पर लिखा था कि अगर ये बंदा आपका इंडिविजुअल है और सामने ये किसी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह को सर्विसेज देके चलता है, तो वहां पर आकर आपका आरसीएम लगा दिया जाता है। लेकिन ये एक पार्टनरशिप कंसर्न थी। जब ये पार्टनरशिप कंसर्न थी तो ये आरसीएम के प्रोविजन में फॉल नहीं करेगा और इस घटना के ऊपर एनसीएम लगा दिया जाएगा। इस घटना के ऊपर एनसीएम लगा दिया जाएगा। प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू वाई बैंक लिमिटेड, तो यहां पर आपका एनसीएम लगा दिया जाएगा। इज इट ओके? क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप कंसर्न नहीं है, ये पार्टनरशिप कंसर्न है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनरशिप फर्म है आपकी। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब आप आते हैं यहां पर मालिक जब आरसीएम के चैप्टर में फॉल करते हैं यहां पर आकर आप, तो यहां पर ये बात अच्छे से लिखी मिलेगी आपको। ये देखिए डीएसए की बात कर रहे थे ना हम, डीएसए का एक सेकेंड हाँ जी,
तो देखिए जरा यहाँ पर क्या बोलता है, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन, इनको छोड़कर, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म दिस, अगर मतलब सप्लायर आपका ये निकल के आता है तो फिर आप आरसीएम के प्रोविजन में फॉल नहीं करके चलोगे। तो यानी आरसीएम आपका तब लगेगा जब डीएसए आपका एक इंडिविजुअल पर्सन के रूप में यहाँ पर आ रहा होगा, तो हम इसकी बात करके चलेंगे मालिक, ठीक है ना जी। तो आइए जरा, तो यहाँ पर ये जो था एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पर आकर आपका एनसीएम ही लगाया जाएगा, ठीक है जी। प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सर्विसेज टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज की आपसे बात ये कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए जो प्रोविजन आपका दिया हुआ है ना मालिक, वो क्या बोलता है, सिक्योरिटी सर्विस की हम बात करते हैं, ये रही, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। सर्विस देने वाला कौन है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, और लेने वाला एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वहां पर बात बन जाएगी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो वैसी वाली बात यहाँ पे कर दी जाती है मालिक। तो इसका मतलब अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्या आप एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट थे यहाँ पर, हाँ सर, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर हम फॉल करके चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर थे और सामने वाला बंदा एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक कंपनी है यहाँ पर आकर, और रजिस्टर्ड भी है जीएसटी के अंदर, तो इस कैटेगरी के अंदर हम आरसीएम की बात करके चलेंगे जी। प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू पीएसआर ट्रस्ट एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, मांगो उसी से जिद्दे खुशी से। वैसे कॉमन सेंस से भी पता लग जाता है कि अनरजिस्टर्ड आदमी अगर होता है तो वहां पर बात नहीं बनती है। तो यहां पर आपका पहली बात, क्या जीएसटी लगाया भी जाएगा, सर्विस भी है, सप्लाई भी है, सारे काम ओके हैं, एग्जाम्पशन इस पर कोई है नहीं, सब कुछ ओके, जीएसटी लगेगा। चेक ये करना कि एनसीएम या आरसीएम, तो यहां पर आपका एनसीएम ही लगाया जाएगा, आरसीएम से हम कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइडेड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस टू अमेज टूर्स एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल। जब हम इस रेंटिंग के ऊपर आते हैं तो यहां पर बात निकल के आती है कि भाई वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड है, बिल्कुल ठीक बात है, आरसीएम की कंडीशंस पूरी हो रही हैं। सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं, और किसको दे रहे हैं, बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। देने वाला कौन है, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है और वो अपनी सर्विसेज एक बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, तो वहां पर आरसीएम लगता है। तो क्या यहां पर ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, यस सर, ये नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, ये यहां पर पार्टनरशिप फर्म है अपनी, ये पार्टनरशिप फर्म है और ये एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, और सामने वाला अमेज टूर्स लिमिटेड ये एक कंपनी है, तो इसलिए यहां पर आकर आपका आरसीएम अप्लाई करवा दिया जाएगा। इज इट ओके, हाँ सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। आगे बात करते हैं इसमें, प्रोवाइड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज टू प्रीति एंड कंपनी अ सीए फर्म एंड सप्लाई वैल्यू इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, तो यहां पर ये एक प्रीति एंड कंपनी करके आ रहे हैं, यानी कि ये आपका एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विस में मैंने बार बार आपको बताया था नॉन बीसी टू बीसी ट्रांजैक्शन होगी तभी हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी जीएसटी के दायरे में आएगी भी, लेकिन इस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म आपका अप्लाई करवाया जाएगा। अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रॉम पीबी एंड कंपनी अ लॉ फर्म, अवेल किए, ध्यान दीजिएगा। मतलब आप इनको क्यों मान रहे हैं क्वेश्चन यार, ये अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं एक एक लाइन के, आपके बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ जी, अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज फ्रॉम, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज लीगल सर्विस का हिस्सा था, एडवाइस कंसल्टेंसी रिप्रेजेंटेशनल वो सब उसके अंदर आते हैं, और लॉ फर्म से ले रहे हैं, यानी कि फर्म ऑफ एडवोकेट से ली जा रही है टुवर्ड्स अ कंज्यूमर कोर्ट। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, तो इसके संबंध में ये सर्विस भी सारे काम ओके हैं, लेकिन एग्जाम्पशन पार्ट पर जब हम आते हैं तो वहां हमें ये बताया जाता है कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर था वो टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट तक ही सीमित था, तो एग्जाम्पशन दे दी जाती है। अभी देखना है कि पिछले साल में इनका सीन क्या था, कुछ हमें हिंट दिया गया है या नहीं दिया गया है, वैसी वाली कोई बात बताई गई है या नहीं बताई गई है। He provides so and so availed input tax December GST liability all in month of March by giving necessary explanation so and so rate of tax इतना बता रखा है each एक्सेप्ट जो रेंटिंग पर 5% का निकल के आएगा, क्योंकि आरसीएम तभी लग सकता है जब 5% की बात कर रहे हो। ऑल इन वन कमेंस्ड, मिल गया, कमेंस्ड इट्स बिजनेस फ्रॉम फरवरी 2020, इसका मतलब पिछले साल के अंदर इनका टर्नओवर निल था। अगर इनका टर्नओवर निल था सॉरी
तो आप लिंकेज करके देख लीजिए। सबसे पहले ये सर्विस है, सप्लाई बन जाएगी, इंटर निकालने की कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेबल पर्सन अगर होगा तो यही बनेगा, लेकिन इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर गेट नंबर 5 से इसको बाहर निकाल देंगे, नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको एग्जाम्पशन दे दी जाती है। तो आसान क्वेश्चन था। मुझे बताइए इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछा जाए आपसे? आपसे ये एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, छोटे छोटे 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मालिक। अप्रोच ही तो चेंज करनी है यार, बात का एंगल ही तो चेंज करना है। क्या है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर मुझे बताते दो। ये चलते चलते रोजमर्रा की क्लास के अंदर, जिंदगी के अंदर अपने क्वेश्चंस को हम हैंडल करते रहते हैं। कोई क्वेश्चन है कोई? अलग अलग पार्ट्स दे रखे क्वेश्चन के, भैया सबका आपको अलग अलग करके बताना है। क्वेश्चन है कोई? आसान है, पेपर आसान है। ग्लोबल ट्रैवल इज ए प्रोवाइडिंग मनी चेंजर एंड एयर ट्रैवल एजेंट सर्विसेज है टू वेरियस क्लाइंट्स। ठीक है जी, मनी चेंजर की बात करें, मनी चेंजर का नाम आते ही आपका दिमाग पहुंच जाता है रूल नंबर 32 वैल्यूएशन रूल्स के ऊपर। ठीक है, वहां पर 2 ऑप्शंस आपको दिए हुए थे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। इट हैड कन्वर्टेड $6,000 इनटू सिंगापुर डॉलर एंड इतना फ्लाइट तो बंद थी, डॉलर कहाँ एक्सचेंज कर दिए, लॉकडाउन चल रहा था। US डॉलर इंटू सिंगापुर डॉलर, इतना करके US डॉलर, दोनों करेंसी यहां पर है। RBI रेफरेंस रेट 72 US डॉलर एंड सिंगापुर डॉलर का इतना दे रखा था। तो US डॉलर 6000 इंटू 72 और ये 52 इंटू 9000। पहले इनको इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाकर इनको हम ले आएंगे। इनमें से जोन सी वैल्यू मेरी लोअर निकल के आएगी उसका 1% मैं यहां पे निकाल दूंगा, तो वो मेरी असेसेबल वैल्यू बन जाएगी। मतलब ये भी आप 2 क्वेश्चन मानो इनको भी, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। बाबू इससे आसान क्वेश्चन तुम्हारे लिए और क्या आ सकता है यार? तुम बताओ तो सही। बस अप्रोच चेंज करनी है, पेपर के प्रति आपने अप्रोच चेंज करनी है। टुकड़ों में पढ़ो, टुकड़ों में सॉल्व करो, दैट्स इट ना। अगला, इट हैड बुक्ड डोमेस्टिक टिकट वैल्यू ऑफ ₹7 लाख एंड इंटरनेशनल टिकट इतना। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। द कंसर्न हैज नॉट ऑप्टेड फॉर वैल्यू द मनी चेंज अंडर रूल 32B। उसको ऑप्ट नहीं किया, क्या शानदार बोला है। उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, सेकंड ऑप्शन नहीं लिया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन उसने ले लिया। 32B1 इसने ए जो है उसने ऑप्ट कर लिया है, जहां पर वो RBI रेफरेंस रेट के साथ कंपेयर करके चलते हैं। बेसिक एयर फेयर कंपोनेंट अंडर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टिकट वैल्यू इज ₹70% एंड 60% रिस्पेक्टिवली है। इन्होंने पूरा किराया दे रखा था 7 लाख का और इतना करके। तो डोमेस्टिक का था जी इनका ये 70% इसका बेसिक फेयर निकल के आएगा। तो 4,90,000 4,90,000 तो इसका बेसिक फेयर हो गया। ये था अपना 15 लाख का 60%, तो 60% यानी कि 9 लाख आपका ये हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली हम रूल नंबर 32 के अंदर पढ़ते हैं, एयर ट्रैवल एजेंट के अंदर पूरी लिंकेज आपको करा के दे रखी है यार, चेक कर लेना किताब के अंदर अपनी के। तो डोमेस्टिक केस में 5% ऑफ बेसिक फेयर, इसके केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर की हम बात करके चलते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसके अंदर। तो 2 क्वेश्चन किए मैंने, इसी क्वेश्चन बी पार्ट के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट ये मैसेस डिटॉक्स लिमिटेड वांट्स टू इंपोर्ट कस्टमाइज्ड मशीन टू बी यूज्ड इन इट्स बिजनेस। मैसेस डिटॉक्स लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या क्या? 150 क्वेश्चन करवा रखे हैं तो मैं से 150 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन बैंक के अंदर से। हाँ, कॉस्ट ऑफ मशीन इतने US डॉलर है, ओके। ये आपकी निश्चित तौर पर जब कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू निकालेंगे, कस्टम का क्वेश्चन है, ऐड की जाएगी। चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट इन इंडिया। कैनलाइजिंग एजेंट पर एक क्वेश्चन मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर दे रखा है। ये आपका जो है एक बाइंग कमीशन नहीं होता है, ये जो कमीशन है ये आपका बाइंग कमीशन नहीं होता है। और वैसे भी इंडिया के अंदर जो पे किया गया है तो ये आपका होता ना कि जैसे मान लीजिए मुझे अगर किसी से परचेज करवाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे परचेज करवाना है, तो वैसे करके कैनलाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपका ऐड यहाँ पे करवा दिया जाएगा। एयर फ्रेट, आहा, एयर का नाम आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए, तो इसको होल्ड पे डालते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन निकल के आती है आगे चल के। ये 10(1)A के मुताबिक अपना ऐड कर दिया जाएगा। आगे है इंश्योरेंस चार्जेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 10(2) के मुताबिक ऐड किए जाएंगे। बेसिक कस्टम ड्यूटी बता रखी है 10% ऑन 12/6 को और 15% ऑन 15/6 को। तो कौन सी रेट आपकी यहां पर ली जाएगी, चेक करते हैं। मुझे इसके संबंध में रेट ऑफ ड्यूटी के लिए पता है कि मुझे ताज़ा रेट लेना होता है। ताज़ा रेट के चलते जो बिल ऑफ एंट्री की डेट है वो ये वाली है 12/6 की, तो ये वाली डेट थी जिस दिन बिल ऑफ एंट्री आपकी फाइल करी गई। और जो 15/6 है वो अराइवल की डेट है, 15/6 आपकी अराइवल की डेट थी।
तो ऐसे वाले केस के अंदर हम लेके चलते हैं विच एवर इज लेटर बिकॉज वी वांट ताजा रेट। तो 15% का रेट आपका यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपके बीसीडी के ऊपर यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी। सीवीडी 31 का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए उसकी बात हो गई नहीं। इंटीग्रेटेड जीएसटी ये सबसे बाद में ई से कैलकुलेट कर देंगे हम। तो उसके बाद आगे बोलता है रेट ऑफ सीबीआईसी रेट, अच्छा जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है वो हम लेके चलते हैं जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री हमारी फाइल होती है। तो फर्स्ट हमारी बिल ऑफ एंट्री एक्चुअल में फाइल हो रही है 12/6 को। तो 12/6 को जो रेट था 75 का, वो रेट आपका यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाएगा। यानी कि सारा डेटा यहाँ पर दे रखा है, लेकिन जिस दिन एक्चुअल बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है वो डेट अपना कंसिडर किया जाएगा। 75 का रेट ये हो गया, 15% का आपका सॉरी ये करवा दिया जाएगा। ऐसे करके हमारी बात हो जाएंगी। तो यहाँ पर एयर फेयर की जब आप बात करके देखोगे तो भाई $15,000 आपका ये बनता है, और ये ऐड करने के बाद ये आ जाएगी आपकी एडजस्टेड वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाती है। तो ये जो आपका $15,000 जो मैं देख रहा हूँ, तो 15,000 × 75 मैं यहाँ पर अपना कर दूंगा मालिक, और इसका ये आ जाएगा मेरा 11,25,000। इसके अंदर मेरा 25,000 और ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 11,50,000 मेरा यहाँ पर बन जाता है। इसका 20% जो मेरा निकल के आएगा वो 2,30,000 मेरा निकल के आएगा। और जो एयर फेयर था वो $1,500 का था, तो 1500 × 75 तो यही कमा रहा है, तो यही निकल के आ जाएगा जी, 1500 ही जुड़ जाएगा। विच एवर इज लोअर हम अपना ऐड करके चलते हैं। ठीक है जी, ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई थिंक इससे कहीं टफ क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं। बेहद आसान और सुरीला क्वेश्चन है आपका, 5 नंबर का मौज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले बीसीडी, उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी के ऊपर निकाल देंगे। सारा जोड़ने जाड़ने के बाद में जो फाइनल फिगर आएगी उसके ऊपर आईजीएसटी की कैलकुलेशन आपकी करा दी जाएगी। 3A हाउसफुल कन्वेंशन हॉल इज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट इट्स हॉल फॉर फंक्शन। ठीक है जी बाबू, मैं क्यों करा रहा हूं ये पेपर आपको? इस पेपर को जो मैं करा रहा हूं, बता रहा हूं, इससे 2 व्यक्तियों को है ये, जो एग्जाम दे चुके हैं वो देख लेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब एग्जाम सारे हो चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जो हो गया सो हो गया, अब उस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी नहीं आ सकती, अब सिर्फ रिजल्ट ही आएगा। दूसरा, इसका ज्यादा लाभ मैं उनको देना चाहता हूं जिन्होंने अभी एग्जाम देना है, कि देख लो यार, मैं भी तो सॉल्व कर रहा हूं पेपर को यहां पर, बस मैं फॉर्मली कैलकुलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वो ज्यादा समय ले जाएगा, फिर मुझे भी 3 घंटे का समय यहां पे लगेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हैंडल कैसे करना है यार, मेरा ऑब्जेक्टिव हैंडल करना है, कि अप्रोच क्या लगाऊं पेपर के अंदर अपनी, मैं वो बताना है मैंने आपको यहां पर। अब बिना बात घबरा जाते हो बड़ा सा पेपर देखकर, क्या है इस पेपर के अंदर मुझे बताओ जरा। हाउसफुल कन्वेंशन हॉल इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट इट्स हॉल्स फॉर फंक्शन। ठीक है जी, इट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड आउट ऑफ द एडवांस रिसीव्ड बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर वन ऑफ इट्स क्लाइंट्स। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई बेस्ड आपका बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ये आया है। सॉरी, एडवांस पेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग। आराम से, इतना बड़ा मत देखो, ये 6 सवाल हैं आपके लिए, बात खत्म। 6 सवाल हैं आपके लिए। एडवांस पेड एट द टाइम ऑफ बुकिंग द हॉल फॉर ए फंक्शन फ्रॉम 1 to 3 नवंबर। 1 से 3 में फंक्शन था जिसके लिए इनको एडवांस आया है। एडवांस के ऊपर क्या हम जीएसटी की बात करके चलेंगे या नहीं करके चलेंगे? टेल मी प्लीज, हाँ या ना। जीएसटी का रेट वगैरह कुछ बता रखा है कि नहीं बता रखा, वो देखेंगे। हाँ जी, ये जीएसटी के दायरे में आएगा। एडिशनल डिपॉजिट मेड, बंदे ने और पैसा दिया, तो कुल मिलाकर इसने 3 लाख रुपए का पेमेंट पार्टी को कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा पैसा इसका एडवांस में ही आ गया ना, 18/8 और इतना इतना, क्योंकि फंक्शन जो था आपका नवंबर में था, सर्वे जो दी जानी थी वो नवंबर में दी जानी थी। फंक्शन अपने टाइम पर हेल्ड हुआ, इनवॉइस इश्यू कर दिया गया, टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख रुपए की थी, यानी कि असेसेबल वैल्यू 2.5 लाख रुपए की थी। इनवॉइसिंग यहां पर कर दी जाती है नवंबर के महीने में आकर। कंसीडर दैट देयर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स ऑन 15 अक्टूबर 2019 फ्रॉम CGST एसजीएसटी टू CGST इतना इतना, यानी कि 5% से बढ़कर आपका जो जीएसटी का रेट है वो बढ़कर हो जाता है बाबू मेरे 18% यहाँ पे करवा दिया जाता है। ठीक है जी, यस सर। अब मुझे एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा रेट फाइनली एप्लीकेबल करवाया जाएगा? तो सर जी हम ऐसे करके चलते हैं। देखो यहाँ पर जो रेट आपका चेंज हुआ है वो कब से हुआ है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से यहाँ पर रेट चेंज हो जाता है। और 15 अक्टूबर से पहले क्या क्या घटनाएं घटित हो गई? आपका पेमेंट हो गया था, यस सर पेमेंट हो गया था। सप्लाई कब हुई? सप्लाई आपकी बाद में दी गई है नवंबर में। और बिलिंग कब हुई है? बिलिंग भी आपकी नवंबर में ही हुई है। सेक्शन नंबर 14 ऑफ CGST एक्ट के मुताबिक जो
यहां पर ये बहुमत यहां पर बन रहा है, इनवॉइस वाली डेट पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आएगा। यहां पर आ गया आपका बाबूजी टाइम ऑफ सप्लाई, और अकॉर्डिंगली यहीं पर जो रेट ऑफ जीएसटी अपना वो कंसिडर किया जाएगा। तो इस समय जो रेट ऑफ जीएसटी था वो 18% का चल रहा था। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो बिलिंग करी होगी वो 2,50,000 प्लस 18%, अगर मैं निकालता हूं इसका 2,50,000 इंटू 18% जो निकल के आएगा वो 45,000 यहां पर निकल कर आ जाता है। 295 की आप यहां पर फाइनली बिलिंग करके चलेंगे। ठीक है जी। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ रिफंड पेबल टू क्लाइंट। क्लाइंट ने आपको कितना पैसा दे दिया, 3 लाख क्लाइंट आपको दे चुका था, लेकिन आपकी बिलिंग कितनी की है, मात्र बिलिंग है आपकी 2,95,000 रुपए की। इसका मतलब 5,000 रुपए आपने उस बंदे को वापस देने पड़ेंगे, बिकॉज आपकी अमाउंट टोटल आपके पास में आ चुका है 3 लाख रुपए का। मैं मान के चल रहा हूं कि यहां इनकम टैक्स के टीडीएस वीडियोस का कोई चक्कर नहीं पड़ता है। मुझे नहीं पता कि आता कि नहीं आता, अगर आता भी है तो मैं उसे इग्नोर करके चल रहा हूं यहां पर। ठीक है जी। मैसर्स जॉइंडर, क्वेश्चन कठिन था आसान था क्या, 3 लाख आ गए, बस रेट कितने का होगा और टोटल बिलिंग कितनी होगी, कितना पैसा आ गया, कितना ज्यादा आ गया, ये क्वेश्चन है ये। हाँ, इतना जरूर है कि क्वेश्चन फ्रेश है, आज तक किसी एमटीपी आरटीपी वगैरह में कहीं पर ये नहीं दे रखा है, क्वेश्चन फ्रेश है। जॉइंडर ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कोई क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं आ रहा ना, सारे न्यूमेरिकल्स ही चल रहे हैं ना बाबू, सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ये भी देख लो अपना। जॉइंडर ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स रफ रॉक कटिंग डायमंड्स टू अंकित एंटरप्राइजेस इन इंडिया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है आपका ना, तो इसको बाबू थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं, समराइज करके क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ जाएगा एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। जॉइंडर ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तो ये हैं आपके जॉइंडर ड्रिल्स हैं, एक्सपोर्ट करते हैं रफ रॉक डायमंड कटिंग डायमंड्स टू अंकित एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया। अंकित जी इंडिया के हैं, अंकित बाबू इंडिया के हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है। मैसेज अंकित एंटरप्राइजेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस दैम इनटू टूल्स एंड एक्सपोर्ट द सेम टू सप्लायर इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से कुछ डायमंड्स वगैरह आए हैं, रफ डायमंड्स वगैरह कुछ इस तरह से मटेरियल आया है, रॉक कटिंग डायमंड्स वगैरह आए हैं, तो इन्होंने प्रोसेस करके उसे टूल्स में परिवर्तित कर दिया है वैसे करके। हाँ जी। द टूल्स डज नॉट इन्वॉल्व एनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस अदर देन कटिंग पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग। ओके, जब मतलब ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अंकित एंटरप्राइजेस रिक्वेस्टेड जॉइंडर ड्रिल्स फॉर यूज ऑफ सच टूल्स फॉर हिज बिजनेस इन इंडिया फॉर 3 मंथ्स। वो कह रहा है कि भैया टूल्स बन गए हैं, मैं इनको 3 महीने यहां पर यूज करना चाहता हूं इंडिया के अंदर। ठीक है जी। विच इज एग्रीड टू बी बाय द सप्लायर। he then export it to Australian supplier, invoicing it for rupees 12 lakh for processing into the required tool. तो Ankit Enterprises is of the assumption that it is an export transaction and therefore entitled to treat at zero rated supply. क्या लिखा है? Then he export it to the Australian supplier, invoicing it for rupees 12 lakh for processing it into the required tool. इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इन्होंने 12 लाख की बिलिंग यहां पर कर दी है। सप्लायर हैं ये, रेसिपिएंट हैं आपके जॉइंडर जी। 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने यहां पर ये भेज दिए। आपको आइडिया लग गया होगा ये क्वेश्चन कहां पर बेस्ड है। जी मालिक, ये क्वेश्चन आपका प्लेस ऑफ सप्लाई पर बेस्ड है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये जो घटना की चर्चा हो रही है इसको जरा लिंक करके देखिएगा। नंबर 1 मालिक, सप्लायर है आपका टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया का, रेसिपिएंट है आपका एनटीटी का रेसिपिएंट आ रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का आ रहा है। बात जो यहां पर चल रही है वो एक सर्विस की बात यहां मालिक आ रही है। सर्विस के साथ साथ क्या ये घटना एक सप्लाई है भी या नहीं है? तो सप्लाई के अंदर एक्टिविटी भी है, बिल्कुल है, बिजनेस भी है और कंसिडरेशन भी आ रहा है। 12 लाख रुपए का सप्लाई बन जाएगी। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन आ रहा है यहां पर, कहां का था ये अंकित? दिल्ली का था, कहां का था? हरियाणा का था अंकित। तो जो ओरिजिन आया वो सप्लायर की लोकेशन हरियाणा आ जाती है और जहां तक इसका डेस्टिनेशन निकल के आएगा, चूंकि वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, तो यहां पर आकर हमारा जो सेक्शन 13 है प्लेस ऑफ सप्लाई का वो अप्लाई कर दिया जाएगा। 13 के अंदर बोलता है 13(3) के अंदर हम अपना फॉल करके चलेंगे और वहां पर ये बताता है कि अगर बाहर से कुछ आपका गुड्स आया है और वो इंडिया में पुट टू यूज हो जाता है तो फिर हम उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यहीं पर लेकर चलेंगे। लोकेशन ऑफ गुड जहां पर इस्तेमाल किया गया है वही लिया जाएगा, हरियाणा ही आ जाएगा। अगर ये पुट टू यूज ना होता या पुट टू यूज होता तो सिर्फ अपनी टेस्टिंग वगैरह के लिए होता तो फिर इसे पुट टू यूज ना मानते और फिर हम इसे रेजुडरी प्रोविजन का हिस्सा बना देते। लेकिन ये बताया कि 3 महीने इस्तेमाल किया गया है तो ये हरियाणा ही हो जाएगा। हरियाणा होगा तो ट्रांजेक्शन आपकी इंट्रा स्टेट
रेट बन जाएगी और इसके ऊपर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात करी जाएगी। जहां तक सवाल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की परिभाषा के अंदर वन ऑफ द कंडीशन ये है कि भाई जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए, तो वही कंडीशन आपकी पूरी नहीं हो पाई यहां पर, इसलिए एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इसे नहीं कहा जाएगा। ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है और इसके ऊपर जीएसटी की बात हम करके चलेंगे। इज इट ओके? यस सर। आगे आ जाओ। PCB PCB Limited has imported printed circuits boards for sale in India for from country X which are liable to be anti-dumping duty. You are provided with the following details. Anti-dumping duty की बात यहाँ पे करके चल रही है, तो यहाँ पर सेक्शन 9A ऑफ कस्टम्स मेरा आ जाता है और वहाँ पर मुझे अच्छे से पता है कि अगर ये मेरा इंडिया है और यहाँ पर मेरा आउटसाइड इंडिया है सॉरी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए हमें दो चीज़ निकालनी होती थी। एक हमें निकालनी होती है डंपिंग और एक निकालनी होती है इंजुरी। एक डंपिंग, एक इंजुरी, और इन दोनों के बीच में विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में कम होती है उसके बराबर की एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारी लगा दी जाती है। ये हमारा फॉर्मूला था। डंपिंग कहाँ निकाली जाती है? मैंने कितनी बार आपको बोला था, विदेशी जमीन पर, विदेशी जमीन पर, विदेशी जमीन पर। वहां से जो गुड्स है उसका नॉर्मल प्राइस क्या है जो वहां से भेजा जा रहा है, और मतलब गुड्स का खुद का प्राइस क्या है और वहां से वो कितने रुपए में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये जो गुड्स है यहाँ इंडिया में आकर उसकी लैंडेड वैल्यू क्या है, वो कितने में आके पड़ा, वो यहाँ आ जाएगा, और जो हमारा देसी है उस देसी इंडियन मार्केट में कितने में जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है। इन दोनों का डिफरेंस हमारी इंजरी निकल कर आती है। तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है बहुत ही शानदार डेटा दिया हुआ है। कहता है हाँ जी कंट्री एक्स डज नॉट सेल द गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। कंट्री एक्स फॉरेन कंट्री है, वो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेचते, कोई बात नहीं। हम जो नॉर्मल वैल्यू लेते हैं कि ये देखते हैं कि उनके घरेलू मार्केट में उसका प्राइस क्या है। घरेलू मार्केट में ना हो तो हम देखते हैं कि उसके थर्ड पार्टी को, थर्ड कंट्री को वो कितने में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो भी ना तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जैसा फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बता रखा है भाई साहब कि वो अपना थर्ड किसी और कंट्री को जाता है $200 के भाव में चला जाता है, तो उसका नॉर्मल प्राइस $200 यहां पर निकल के आएगा। उसके बाद में फिर इसका जो वहां से एक्चुअल में जो रिमूव किया गया, निकाला गया, पीसीबी लिमिटेड हैज इंपोर्टेड द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एट $100 और इसकी लैंडेड वैल्यू थी 125 की। तो यानी कि वहां से जो निकाला गया वो इतने में निकाला गया मालिक, 100 में। यहां से जो रिलीज किया गया वो 100 में निकाला गया। इसका मतलब डंपिंग पूरे के पूरे $100 की यहां पे कर दी जाती है। उसके बाद बोलता है कि यहां पर आकर लैंडेड वैल्यू क्या है। लैंडेड वैल्यू बताई गई है आपको 125 की लैंडेड वैल्यू है, और इसका जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट यूएसडी, और जो हमारा बेचा जा रहा है देसी जो इंडिया में बेचा जा रहा है वो 175 का है। हमारा 175 में है और विदेशी 125 में आके पड़ रहा है। तो यहां पर हमें जो इंजुरी हो रही है वो 50 की हो रही है। तो 50 और 100 विच एवर इज लोअर, यानी कि $50 के बराबर की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी। जहां तक सवाल है रेट ऑफ एक्सचेंज को, 75 का अपना दे रखा है, तो 50 × 75 और 75 मल्टीप्लाइड बाई 1000 पीस आपके यहां पर दिए गए हैं, तो 1000। तो 50 × 75 और इंटू 1000, ये आपका 37,50,000 रुपए यहां पे निकल कर आ जाता है। ठीक है, 37,50,000 रुपए की यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी आपकी लगा दी जाएगी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 2021 आ जाते हैं आपके आईटीसी चैप्टर के अंदर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए कंपनी इज रजिस्टर्ड सेपरेटली इन द स्टेट ऑफ केरला। अच्छा जी, तो ये केरला के अंदर है एंड सॉरी and is distributing ITC to other units in the company. Following details are furnished for a particular month and you are required to help the ISD department in distributing the ITC to the other units and that मतलब ISD का क्वेश्चन है, सीधी बात ये है। इसके 4 ये आ गई यहाँ पर आकर, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटका, एक आंध्र प्रदेश और एक केरला करके आ जाते हैं। तो ये 4 बातें हो गई। यहाँ पर मैं लिख दूँ थोड़ा थोड़ा नीचे को। हाँ जी, कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है एंड केरला है, जी। तो इनका टर्नओवर बता रखा है यहाँ पर 12, 60, 36, 72। अगर मैं रेशो बनाऊँ तो 1 इसका आ गया 5, 3 और 6, ये इनका रेशो यहाँ पे निकल गया जाता है। टोटल आया 6 और 9 और 10, 15 इसका यहाँ पर आ जाता है। ये इनका रेशो बन गया जी यहाँ पर, टर्नओवर का रेशो मालिक। Total ITC available during the month with the ISD includes so and so on account of supply received during the month। ये टोटल जो बनता था आपका 48 का टोटल यहाँ पर बनता था जी। ठीक है मालिक, क्या हुआ इस 48 में से? इसका बाइफर्केशन क्या है? फ्रॉम द अब एक एक मानो, ये क्वेश्चन अलग अलग मान के चलो आप, एक क्वेश्चन है ही नहीं है। एक क्वेश्चन देखोगे तो गलती कर जाओगे, अलग अलग क्वेश्चन है जो से कहता जा रहा है। एक नया क्वेश्चन ये आया, इसका बताओ क्या होगा भाई। ये टर्नओवर है,
ये तो रेशो के इसलिए इस्तेमाल होगा, भूल जाओ। यहां पर टोटल बता रखा है, अभी कुछ नहीं करना है इसका, बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन ये है बस आपके लिए, मान के चलो 5 नंबर का, यही कुछ पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। फ्रॉम द अबव आईटीसी एक्सक्लूसिव टू बेंगलोर यूनिट, तो बेंगलोर यूनिट के लिए जो आईटीसी बनता है वो था 12 लाख रुपए का, अवेलेबल एज आईजीएसटी। हाँ जी, तो बेंगलोर के लिए 12 लाख का, बेंगलोर यानी कि बेंगलोर का मतलब हो गया आपका कर्नाटका, तो ये बन गया जी आपका 12 लाख रुपए का। आपको ये भी क्लैरिफाई करना होता है कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कौन सा है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं तो वो सब मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 12 लाख यहां पे निकल के आ जाएंगे, पर आपको लिखना होगा एग्जाम के अंदर। उसके बाद में फ्रॉम द अबव आईटीसी एक्सक्लूसिव टू त्रिवेंद्रपुरम एंड हैदराबाद यूनिट्स सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इतना इतना। फ्रॉम द अबव आईटीसी एक्सक्लूसिव टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद, त्रिवेंद्रम हो गया भाई साहब आपका केरला एंड आंध्र प्रदेश, केरला और दो स्टेट का यहां पर मैटर है जी, दो स्टेट का यहां पर मैटर है, केरला और आंध्र प्रदेश का, एक इसका मैटर है और एक इसका मैटर है, और टोटल जो बनता था वो 6 का बनता था, जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी आपके 3-3 के निकल के आ रहे थे। तो पहले तो मैं 6 को बांट दूं ना, अंदर तो बाइफर्केशन बाद में करूंगा ना, तो 6 को बांटूंगा मैं इन दोनों के बीच में, इनका रेशियो बनता है 3:6 का, और 3:6 के रेशियो में जब मैं इसको डिवाइड करके चलूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 6-3-9, ये आएगा साहब, इसका बाइफर्केशन हो जाएगा 2:4 का, इसका बाइफर्केशन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये आंध्र प्रदेश में चला जाएगा और ये आपका केरला में चला जाएगा, लेकिन हमें टुकड़े करके लिखने होंगे। टुकड़े में आधा आधा, इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी 1+1 ये आ जाएगा, और 2+2 आपका ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऐसे करके हम अपनी बात यहाँ पर करके चलेंगे मालिक। तो मैं 2 और 4 ही इकट्ठा करके लिख देता हूँ, तो 2 मेरा यहाँ पर ये आ गया और 4 मेरा यहाँ पे ये निकल कर आ जाएगा, ऐसे करके बात हो जाएगी। रेस्ट ऑफ द क्रेडिट इज एलोकेबल एज कॉमन क्रेडिट to all the units and is received from local supplier in Kerala, मतलब वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के संबंध में था। सीजीएसटी एसजीएसटी की हम बात करके चलेंगे। बाकी जो बचता है वो कितना बचा, 48 में से आप 18 माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचा वो आपका 30 यहाँ पर बचता है। 30 आपको कॉमन है, तो 30 को आपने डिवाइड कर देना है इस रेशो के अंदर। जब इस रेशो में आप डिवाइड करोगे 30 को तो क्या निकल के आएगा, तो ये आएगा जी 2 10 2 10 2 10 6 12, ये आएगा आपका 2 10 6 और 12। पर ध्यान दीजिएगा मालिक, ये एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी ऐसे करके आएगा, ये भी एसजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी, और 12 लाख का क्या था, ये 12 लाख तो आईजीएसटी था, तो इसको मैं इकट्ठा रहने देता हूं, ठीक है। ऐसे करके यहां पर बात हो जाएगी। उसके बाद में आगे बोलता है क्या भला, अगला क्वेश्चन आया, हाँ इसी में अगला क्वेश्चन आया, क्या, बेसिक वैल्यू ऑफ डेबिट नोट, ये वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। Basic value of debit note received during the month in respect of a previous supply with rate of 12% IGST being charged and shown separately। तो पीछे से डेबिट नोट निकल कर आया है। जब डेबिट नोट आया है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी डिस्ट्रीब्यूट आगे करवा दिया जाएगा और उसका भी क्रेडिट बुक करके चलेंगे। तो ये जो डेबिट नोट है ये किसके संबंध में है, प्रीवियसली सप्लाई विद रेट ऑफ सो एंड सो। तो एक अजम्पशन में डाल देता हूँ यहाँ पर आकर भाई साहब कि ये सबके लिए कॉमन है, क्योंकि किसी का नाम नहीं दे रखा तो इसको मैं कॉमन यहाँ पर मान लेता हूँ। तो जो 50 है मेरा तो यहां पर जो मेरा 50 निकल के आया ना बच्चा मेरे, ये जो मेरा 50 यहां पे निकल के आया है, ये आ गया ना अपना, ये तो आ गया 2 10 इतना। तो जो मेरा 50 था तो 50 का 12% कितना होगा, 0.12 हो गया जी मेरा। 6 लाख रुपए यहां पर आकर मालिक बन जाते हैं, 6 लाख यहां पर आकर मेरे बन जाते हैं। जब 6 लाख मेरे यहां पर आकर बन जाएंगे तो 6 लाख को मैं सभी में बांट दूंगा, 6 लाख को मैं इन सभी के बीच में बांट दूंगा और 6 लाख डिवाइड बाई 15 करूंगा तो मेरा 0.4 आता है, यानी कि 40,000। तो ये आ जाएगा मेरा 40,000। बाकी सारी फिगर लैक्स में है, बाकी सारी फिगर आपकी लैक्स में है। ये मेरा 40,000 यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा आएगा 40 मल्टीप्लाई 2 लाख ये मेरा 2 लाख यहाँ पे निकल के आएगा, ये आएगा 1.2 लाख निकल के आएगा और ये मेरा 2.4 लाख यहाँ पे निकल के आएगा। पूरा का पूरा 6 लाख इस प्रकार से आपका बांट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप अपना, मौसम चेंज हो रहा है। ये अपना इस प्रकार से यहां बांट दिया जाएगा मालिक। ये कैसा था, आईजीएसटी था ना ये, हाँ आईजीएसटी था, बिल्कुल था। तो वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा अपना, आईजीएसटी के फॉर्म में ही ऐसे अपना पड़ा रहेगा। उसके बाद में आगे बोलते हैं टोटल वैल्यू इन द क्रेडिट नोट रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ एप्लीकेबल
exclusively to Kerala unit, or taxed at the rate of CGST 9% and SGST 9%, which is charged and indicated separately. Credit note received during the month. क्रेडिट नोट मिला तो इस बार आपका जो ITC है वो डेफिनेटली यहाँ से रिड्यूस करवाया जाएगा अकॉर्डिंगली, और क्योंकि उसका इफेक्ट ये होता है एक्सक्लूसिवली टू केरला यूनिट, लेकिन वो केरला से संबंधित ही था। कितने का था? 118 लाख उसकी वैल्यू थी, जिसके अंदर ITC इन क्रेडिट इफ एक्सेस सो एंड सो डेबिट नोट, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू इन क्रेडिट नोट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ एप्लीकेबल एक्सक्लूसिवली टू केरला यूनिट टेक्स्ट इतना इतना विच इज चार्ज्ड एंड इंडिकेटेड सेपरेटली। आई कुछ बोल रखा है, कुछ नहीं बोल रखा। Also make your comments regarding the amount of ITC in the credit notes. Make your comments regarding the amount of ITC in the credit note if exceed the ITC from invoice and debit note in a particular month or so and so. टोटल वैल्यू दे रखी है। टोटल वैल्यू का मतलब हो गया ये आपका यहाँ पर बाबू जी ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर दी हुई है। अगर ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी तो इसके अंदर जो जीएसटी कंपोनेंट आएगा वो 18 लाख रुपए का निकल के आएगा, और ये सीजीएसटी एसजीएसटी ग्रुप में निकल के आएगा। तो यहाँ से जो फिगर है आपकी 18 लाख रुपए की निकल के आ जाएगी सीजीएसटी एसजीएसटी, और उसके बाद इसके दो कंपोनेंट यहाँ पे करवा दिए जाएंगे। तो इनके पास सीजीएसटी एसजीएसटी था कितना? अब ये भी सीजीएस, अब ध्यान देना जरा, ये जो आपका अमाउंट था सीजीएसटी एसजीएसटी का था, यस सर सॉरी, ये भी अमाउंट आपका सीजीएसटी एसजीएसटी का है। तो अगर इसमें बाइफर्केशन करके चलूँ सीजीएसटी, तो दो ये इस और ये भी था अपना 12 लाख वाला भी था। तो इसका जो बाइफर्केशन था वो 6 और 6 करके था। तो अगर इनको देखा जाए तो 6 और 2 8, 6 और 2 8, तो 8 लाख का सीजीएसटी था अपना, और 8 का अपना था एसजीएसटी करके था। यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी ये आ गया अपने 9 लाख रुपए के, यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी आ गए। तो यानी कि आपको क्रेडिट नोट आ गया आपके 8 लाख, और 8 लाख के सीजीएसटी एसजीएसटी थे। अब आपके यहाँ पर आ गए 9 लाख के, और 9 लाख के सीजीएसटी एसजीएसटी आपको रिवर्स करना है। तो आपको यहाँ 1 लाख रुपए का पेमेंट और करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए सीजीएसटी और 1 लाख रुपए आपको एसजीएसटी की बात यहाँ से करी जाएगी। वैसे करके यहाँ पर बात निकल के आ जाएगी मालिक। आसान क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। बी पॉइंट, अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकेटेड एट उत्तर प्रदेश is registered with commercial tax department UP state, okay, for deducting GST। GST डिडक्टर के रूप में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ले रखा है। तो जो GST को डिडक्ट करता है वो रेसिपिएंट ही होता है। इट एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ दिल्ली फॉर सप्लाइंग गुड्स वैल्यू ₹3,50,000। The PSU argue that no tax is deductible on the supply by the central government department as it is हाँ, PSC argue that no tax is deductible on the supply by the central government department as it is located outside the state of Uttar Pradesh and therefore not liable to tax under so and so। यहाँ पर नॉर्मली मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, थोड़ी देर में पता लगा कि सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, थोड़ी सी देर में पता लगा। मतलब शुरू में लगा कि यार ये सप्लायर कौन सा, ये वाला कि ये वाला, फिर ठीक से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, फिर समझ में आया कि सप्लायर कौन है। तो यहाँ पर जो PSU है आपका, ये सप्लायर है। जो PSU है दिल्ली वाला, वो सप्लायर है जी। और जो अपना यहाँ पर ये यूपी का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये साहब इनका रेसिपिएंट यहाँ पर बन जाता है, और यहां से यहां के लिए सप्लाई की जा रही है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है। आपका जो चैप्टर था मैनर ऑफ पेमेंट का आपका चैप्टर आता है, और मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर ये जो सेक्शन आता है आपका सेक्शन 51 TDS वाला आता है, उस पर बेस्ड है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था ये आपका ITC के सेक्शन नंबर 20 पर बेस्ड था। इससे पिछले को लिखा मैंने PCB वाला आपका ये था जी, ये कस्टम का था, ठीक है जी। उसके बाद में मालिक यहाँ पर ये बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके 3,50,000 यहाँ गुड्स की सप्लाई की बात करी जा रही है। तो उनमें झगड़ा हो रहा है कि भैया TDS कटेगा GST वाला या फिर नहीं कटेगा। तो वैसे करके बात यहाँ पर करी जा रही है। अच्छा जी, तो यहाँ क्या बोलते हैं मालिक? तो इफ इट इज लोकेटेड इन द सो एंड सो यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन दिस। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए, अगर मेरा बच्चा मान लीजिए कि ये जो सप्लाई देने वाला है ये खुद एक PSU है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होना चाहिए आपका नॉन गवर्नमेंट,
टीडीएस पर्पज के लिए यहां पर शुरुआत दौर में ये आपका नॉन गवर्नमेंट होना चाहिए, और यहां पर अगर सामने गवर्नमेंट है तो ही हम बात करके चलेंगे। पीएसयू को भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में यहां पर लेकर चलते हैं इस पर्पज के लिए। तो चूंकि सप्लायर और रेसिपिएंट का वो मेल नहीं खाता है, इसलिए यहां पर आपका जो टीडीएस है, जो टीडीएस है जीएसटी वाला, वो यहां पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, इसी में क्वेश्चन पूछता है व्हाट वुड बी द डिफरेंस। अलग अलग क्वेश्चन है यार, 1 2 3 4 चार क्वेश्चन इसमें है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। प्लीज बस इतना मान लो, ये क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन, दैट्स इट। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया, अब दूसरा पूछ रहा है वुड देयर बी एनी डिफरेंस इफ इंस्टेड ऑफ द पीएसयू इफ इट वाज एन एंटिटी इन द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि जिस आधार पर हमने बात निकाली है वो कह रहा कि अगर यहां पर ये एक प्राइवेट सेक्टर होगा तो क्या आप यहां पर बात कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आप मुझे बताओ, यहां पर बात हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी मालिक? बोलो। देखो यहां पर आकर बाबूजी आपका ये जो है सप्लायर तो ओके ठीक है, नॉन गवर्नमेंट साइड में आ जाता है, रेसिपिएंट गवर्नमेंट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड उसके बाद में ये आगे बोलता है साहब की जो इनकी सप्लाई की वैल्यू वो 3.5 लाख रुपए की ही आ रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से भी क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू मुझे चाहिए होती है सप्लाई की, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और कोई दिक्कत है या नहीं है? हाँ, एक चीज़ और निकल के आती है, वहाँ पर ये देखा जाता है कि देखो आपको ये चेक करना होता है कि ओरिजिन क्या है, वो चेक करो। ओरिजिन मतलब सप्लायर की लोकेशन, और डेस्टिनेशन आपको देखना होगा डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है जी। और यहाँ इसकी कंपैरिजन करते हैं रेसिपिएंट की लोकेशन से। तो इसका जो ओरिजिन निकल के आ रहा है सप्लाई का, तो वो ओरिजिन है भाई साहब सप्लायर की लोकेशन यानी कि दिल्ली, ये आपकी निकल के आती है। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन में जो रेसिपिएंट था वो आपका यूपी का है डेस्टिनेशन इसका, क्योंकि सेक्शन 10(1)(a) ऑफ आईजीएसटी के मुताबिक ये अपना निकल के आएगा यूपी, जहां पर डिलीवरी टर्मिनेट की जा रही है। रेसिपिएंट की लोकेशन भी यूपी है, तो यहां पर ये वाली कोई दिक्कत भी बात नहीं है, क्योंकि रेसिपिएंट की लोकेशन इनमें से किसी एक से मिलती हुई है, तो यहां पर टीडीएस आसानी से काटा जा सकता है, कोई टेक्निकल एरर यहां पर निकल कर नहीं आएगी। तो बाकी कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत है नहीं मालिक। और वैसे भी आपकी ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन यहां पर आ जाती है, क्योंकि ओरिजिन डेस्टिनेशन यूपी और 2 अलग अलग स्टेट के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर आपका जो टीडीएस है जो आपका टीडीएस है वो कटेगा, और वो आईजीएसटी के नाम पर काटा जाएगा, और 1% + 1% इज इक्वल टू 2% की यहां पर बात करी जाएगी। उसके बाद आगे बोलते हैं इफ द प्राइवेट सेक्टर एंटिटी अंडरटेक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये सर्विस की बात कर रहा है इस पर, फॉर द अबव डिपार्टमेंट इन न्यू दिल्ली। अच्छा जी, फॉर द अबव डिपार्टमेंट के लिए न्यू दिल्ली में ही कर रहा है, मतलब कि वो ये कह रहा है कि सर्विस देने वाला दिल्ली में है सप्लायर, रेसिपिएंट जो था वो यूपी का था, लेकिन जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी जा रही है, काम जो हो रहा है वो आपका दिल्ली में हो रहा है। अब यहां पर आकर बात क्या निकल के आती है, ये घटना एक सर्विस तो है नो डाउट, सप्लाई भी है नो डाउट, लेकिन इसका जब ओरिजिन और डेस्टिनेशन देखकर चलते हैं तो मालिक ओरिजिन तो आ जाएगा इसका यहां पर दिल्ली, सप्लायर की लोकेशन आपकी निकल के आ जाएगी दिल्ली निकल के आ जाएगी, लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है। सेक्शन नंबर 12 के मुताबिक बोलता है कि वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, वहां पर इसकी बात करते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन दिल्ली, तो उसका जो डेस्टिनेशन वो भी अपना दिल्ली में ही निकलकर आएगा। और जहां तक सवाल है रेसिपिएंट की लोकेशन का, तो रेसिपिएंट की लोकेशन यूपी में है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये निकल के आ जाएगी कि ट्रांजैक्शन पे इनवॉइस के अंदर क्या लग रहा होगा, इनवॉइस में सीजीएसटी लग रहे होंगे और यूपी जीएसटी यहां पे लग रहे, सॉरी दिल्ली, यहां पे ये अपना यहां पर ये लग रहा होगा दिल्ली जीएसटी इनवॉइस के अंदर लग रहा होगा। तो क्या यूपी में बैठा हुआ बंदा इनका टीडीएस काट सकता है? क्या दिल्ली जीएसटी का टीडीएस काट सकता है? द आंसर इज नो माय डियर। तो यहां पर ये मैच नहीं खाता, मेल नहीं खाता इनमें से किसी भी स्टेट से। तो अकॉर्डिंगली यहां पर इस टेक्निकल ग्राउंड पर आकर यहां हम बोलेंगे कि भाई साहब यहां पर टीडीएस की चर्चा नहीं करी जाएगी, नो टीडीएस एट ऑल, यहां पर इस प्रकार की बात करी जाएगी। उसके बाद चौथे पॉइंट बोलता अलग अलग क्वेश्चन हैं। Disbursing officer has not paid the tax deducted in the month of February 2019. उन्होंने टैक्स का पेमेंट नहीं किया रेसिपिएंट ने, अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपीज अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इतना टू द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑन द रेलिवेंट ड्यू डेट। रेलिवेंट ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ की, अगले महीने की जो 10 तारीख होती है वो आपकी यहां पर आकर बन जाती है मालिक, ठीक है जी। अगले महीने की 10 तारीख का मतलब ये होगा कि जो कंडीशन थी, फरवरी का महीना था तो ड्यू डेट पड़ेगी 10 मार्च, 10 मार्च इसकी ड्यू डेट पड़ेगी। इन्होंने पेमेंट दिया है 14 मई को, तो 14 मई को जो पेमेंट दिया है तो कितने डेज का इंटरेस्ट लगेगा? 31 का महीना होता है मार्च का, तो 21 दिन हो गए मार्च के अंदर, मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन हो गए, और 14 मई हो गई आपकी यहाँ पर 30 और 30 और 20 51 और 55 और 65 डेज हो गए ना।
हाँ 65 डेज का आपको इंटरेस्ट यहां देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम के हिसाब से यहां पर ब्याज लगवा दिया जाएगा मालिक, ऐसे करके बात करा दी जाएगी। उसके बाद में आगे बोलते हैं, टाइम्स ग्राफिक्स लिमिटेड हैज इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी इन जापान ऑन 12 जनवरी 2018, ठीक है, आफ्टर पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑफ ₹15 लाख फॉर यूज इन इट्स फैक्ट्री एंड री एक्सपोर्ट द गुड्स ऑन 10/10/2018। ये रिक्वायर्ड टू एडवाइस ड्यूटी ड्रॉबैक का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि शायद इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है यार। आपने इंपोर्ट किया है 12/1 को, एक्सपोर्ट कर दिया है 10/10 को, है ना, मशीन है आपकी, वैल्यू थी 15 लाख रुपए की, कस्टम ड्यूटी 15 लाख रुपए की आपने यहां पर पे कर दी थी, आपका ड्यूटी ड्रॉबैक कितना रहेगा? तो आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आप आएंगे यहां पर जिसमें बोलता है कि अगर आपका यूसेज पीरियड अप टू 3 मंथ्स है तो यहां पर रहेगी 95%। अगर आपका 3 से 6 महीने का है, 3 से ऊपर बट अप टू 9 मंथ्स है तो फिर दूसरी बार फिर 10% गिरेगा, 6 to 9 है या 9 to 12 है तो फिर अगली बार फिर 10% गिरेगा 75, फिर ये गिरेगा आपका 70%, ऐसे करके हम बात करके चलते हैं। तो आपका जो पीरियड ऑफ यूसेज है वो कितना हो गया? 12 जनवरी से लेकर 10/10/2018 तक कितना समय हो जाता है? तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 11 अक्टूबर को 9 महीने पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब आप इस 6 to 9 के अंदर फॉल करके चलेंगे और 75% क्लॉज में आप आ जाएंगे। 18 लाख इंटू 75% यहां पर आपका निकल के आ जाएगा। 18 इंटू 75 की बात करेंगे जो कि 13,50,000 आपका ये निकल कर मालिक यहां पर आ जाएगा। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। अब मुझे एक बात याद आई, जिस दिन एग्जाम था आपका तो एग्जाम्स करीब 11:30-12 बजे के आसपास एक बच्चे का कॉल आया और वो बच्चा मुझे दोबारा भी कॉल करे, मैं चाहूंगा उससे दोबारा बात करना। उसके माइंड में कंफ्यूजन थी लास्ट मोमेंट पर, उसने कॉल किया कि सर जो क्वार्टर काउंटिंग करते हैं वो ब्लॉक में करते हैं या डेट टू डेट करते हैं? क्योंकि जो जीएसटी में हम जब पढ़ते हैं तो जीएसटी में क्वार्टर काउंटिंग ऐसे होती है, जैसे भाई आपके पूरे ब्लॉक के ब्लॉक चलते हैं वहां पर कि भाई अप्रैल, मई, जून एक ब्लॉक ही हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे करके ब्लॉक चलते हैं। और आप ये देखते हैं वहां पर अगर यही क्वेश्चन जीएसटी में होता तो मैं ये देखता कि मेरा स्टार्टिंग डेट क्या थी। स्टार्टिंग डेट पड़ रही थी मेरी 12 जनवरी, तो 12 जनवरी पड़ रही थी तो मैं अपने कौन से ब्लॉक में पढ़ता, यहां लिख दूं जनवरी, फरवरी और मार्च, तो मैं यहां इस ब्लॉक में पढ़ता। और मेरा ये कब हुआ है? अक्टूबर में ना, और अक्टूबर के लिए मैं अपना इस ब्लॉक में यहां पर आकर पढ़ता मालिक, यहां इस ब्लॉक में पढ़ता, तो मेरा 1 2 3 4 क्वार्टर मेरे हो जाते। लेकिन एक बात कहूं बाबू, मुझे यहां क्वार्टर तो गिनने ही नहीं है। किसने कह दिया क्वार्टर गिनने हैं? किसने कह दिया? इस पर क्वेरी आई थी मेरे पास, बच्चों के कई सारे फोन आए थे, अरे क्वार्टर काउंट करने हैं यहां पे। किसने कहा तुमसे क्वार्टर काउंट करने? आपको तो महीने काउंट करने हैं यहां पे बाबू। ये क्वार्टर नहीं दे रखे, ये मंथ्स दे रखे हैं कि 3 से 3 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक। क्वार्टर का तो नाम भी नहीं है यहां पे यार, क्वार्टर का तो नाम भी नहीं है यहां पे, है तो महीनों की बात हो रही है। तो डेट टू डेट महीने काउंट किए जाते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर के अंदर वैसे भी। तो जो ये ग्रुपिंग वाली जो बात थी ये जीएसटी के अंदर की जाती है, यहां पर नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली 9 महीने पूरे हुए हैं आपके, यहां पर आकर 9 महीने के अंदर आप बात करें तो आप इस स्लैब के अंदर फॉल करके चलेंगे 6 to 9 वाली में, तो 75% की यहां पर बात करी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मैसेस फ्लाई बाय नाइट, रातों रात उड़ जाना, फ्लाई बाय नाइट टूर ऑपरेटर्स availed input tax credit in respect of certain transactions where no such supplier was existence or from a person not doing any business from the registered place। क्या कह रहा है? fly by night tour operators availed ITC in respect of certain transaction जहां पर कि no such supplier were existence। ओ supplier था ही नहीं फाइनली, फिर लेके से लिया, डमी, फर्जी, ये हैं fly by ऐसे करके। No such supplier were existence or from a person not doing any business from a registered place of business।
जुरिस्डिक्शनल डिप्टी कमीशन ऑफ जीएसटी वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी बाय फ्लाई। तो जो रेसिपिएंट है, हम आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, आपका आईटीसी। यू हैव बीन अप्रोच्ड, तो क्या आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि नहीं, उस पर बेस्ड है। लेटेस्ट अमेंडमेंट है भैया, रूल नंबर 86A के अंदर 4-5 कंडीशंस थी कि अगर आप आईटीसी बुक करके बैठे हुए हैं वहां पर और आपका सप्लायर एग्जिस्टेंस नहीं है, अंडरग्राउंड डेक हो जाता है, बिल नहीं मिलते हैं, मतलब फेक इनवॉइसिंग पर कंट्रोल करने के लिए रूल 86 आपका ए आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, उस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। यहां पर भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाया इसने कि बताइए किन किन सिचुएशंस में, एक सिचुएशन क्रिएट करी है, उस पर बेस्ड है। अभी तक कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आया ही नहीं है, दिमाग से निकाल दो अगर दिमाग में है कि जीएसटी एक थ्योरी है, थ्योरी पेपर बिल्कुल भी नहीं। इतनी थोड़ी बहुत हल्का फुल्का जैसे ये थ्योरेटिकल टच है क्वेश्चन के अंदर हल्का, इतना तो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी आता है। जितना प्रैक्टिकल पेपर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जितना प्रैक्टिकल पेपर आपका एसएफएम का, उतना ही प्रैक्टिकल पेपर आपका जीएसटी का है। इस भ्रम से बाहर निकल आइए कि जीएसटी के पेपर थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल पेपर है आपका जी, प्रैक्टिकल पेपर है। यही बात समझाने के लिए दिमाग में, खास तो जिनका हो गया तो एग्जाम हो गया मालिक, जिनका नहीं हुआ है वो कान खोलकर सुन लीजिए इस बात को। प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं। थ्योरी वाले क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग मत मानना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जहां मिले जैसा मिले, एमटीपी आरटीपी मैंने सब अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर सब भर रखा है, सब भर रखा है। दुनिया जहां के जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब भर रखे हैं। 800 पेज का क्वेश्चन बैंक बनाया इसी चक्कर में, मैंने आपका सारा सॉल्व करा रहा हूं क्लास के अंदर। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट। आप अपने एसएफएम और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉस्टिंग्स इनके अंदर थ्योरी पे कम कंसंट्रेट करते हो, प्रैक्टिस पे ज्यादा करते हो, वही अप्रोच आपको यहां पर भी अप्लाई करके चलनी पड़ेगी मालिक, दैट्स इट। उसके बाद में जगजीवन हैज फाइल्ड द जीएसटीआर Form 3B return after the due date prescribed for filing it. The adjudicating authority is of the opinion. एक भी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन दिखा दो आप मुझे। Is of the opinion that penalty has to be levied under, ये सर्कुलर था आपका 73(9) और 11 of the CGST Act करके था, and decided to pass a levying penalty 10% और 10,000 ऐसे करके whichever is higher। तो ध्यान दीजिए, सेक्शन 73 के अंदर पेनल्टी तभी लगाई जा सकती है जब एक पहले शो कॉज नोटिस इश्यू किया गया हो। यह पेनल्टी लगाई जाती है आपकी जब रीअसेसमेंट वाला मामला चल रहा होता है, तब यह पेनल्टी आपकी लगती है। इसके पहले एक शो कॉज नोटिस का आना जरूरी होता है, लेकिन इस गिवन केस के अंदर कोई शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं किया गया है, इसलिए ये वाली पेनल्टी यहां पर नहीं लगाई जाएगी। हाँ, जो आपकी जनरल पेनल्टी आती है अंडर सेक्शन 125 वो जरूर लगाई जा सकती है, और ये बात मैं नहीं, सर्कुलर ने क्लियर कट करके आपको बता रखी है डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर मालिक, ठीक है जी। उसके बाद में आता है आपका ये पॉइंट, लिस्ट आउट द कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट एंटाइटलमेंट अंडर द सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम CIS एंड डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर CIS। लो जी, 3 केस बना रखे हैं। राज नाम आ गया भैया, क्वेश्चन पेपर में नाम आ गया साहब। राज हैज रिसीव्ड $, 3 क्वेश्चन है ये, एक नहीं है, 3 है, 3। और ये तो आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा रखा है, क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। राज हैज रिसीव्ड $, 12,500 एज कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर। ही हैज ऑल्सो पेड $, 3,000 टुवर्ड्स सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ही हैज ऑल्सो रिसीव्ड $, 4,000 टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट रेंडर्ड अब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर। पहली बात तो ये, इनको जो मिला है, लॉ क्या बोलता है अगर इंडिविजुअल हो तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका $10,000 होना चाहिए, और अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हो तो फिर आपका $15,000 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, तभी आप CIS के लिए एलिजिबल होते हो। CIS के अंदर बात करते हैं कि आपका जो नेट फॉरेन एक्सचेंज होता है, नेट का मतलब जो भी आपका ग्रॉस में से खर्चा पानी काटने के बाद में जो आएगा, और ग्रॉस के अंदर भी हम सर्विस का कंसिडरेशन लेके चलते हैं, किसी और का नहीं। कोई लोन है, इक्विटी वगैरह वगैरह कुछ और ले लिया है तो वो आपका यहां पर काउंट नहीं किया जाएगा। तो 12,500 आपने ग्रॉस में अर्न किया था सर्विस कंसिडरेशन, 3,000 का खर्चा था, 3,000 माइनस कर दीजिए, 9,500 आपका ये बनता है जी। अच्छा, he has also received $, 4,000 towards employment rendered
अब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर। ये एम्प्लॉयमेंट रेंडर्ड किया, ये आज की हमें कोई इसमें काउंटिंग नहीं करी जाएगी, ये अब्रॉड में किया है मालिक। तो ऐसे करके यहां से ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई सर्विस अपनी एक्सपोर्ट कर दी है, तो ये इतना बनता है। दैट्स वाई द पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द सी इस, ये बंदा सी इस के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा, ऐसे करके यहां पर बोल दिया जाता है, चूंकि ये इंडिविजुअल था। आगे है मैसर्स सर्विस लिमिटेड हैज रिसीव्ड द $16,000 एज फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। लो जी, शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स में मुझे बताइए, क्या यहां पर आपको नाई सा सर्विस का कंसिडरेशन मुझे चाहिए? यहां नहीं मिलेगी। अनीता हैज रिसीव्ड $15,000 एज कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। एज्यूम दैट एक्सेप्ट फॉर थर्ड केस अबव हैव एक्टिव आईसीज। तो इनके पास में क्या है, मतलब थर्ड केस में इनके पास IEC, एज्यूम दैट एक्सेप्ट तीसरे केस को छोड़कर अब अदर्स हैव एक्टिव IEC, उनके पास पहले से ही अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हैं। इसका मतलब यह था कि करंट ईयर में ये जो काम कर रहे हैं, दैट मीनिंग देयर बाय कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनके पास में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं था, यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनका जो रिसीट थी वो नील थी। जबकि ऐसा नहीं चलता, अगर ये एक इंडिविजुअल हैं तो $10,000 कम से कम इनका होना चाहिए था, अतः ये भी यहां पर एंटाइटल्ड इसके लिए नहीं हो पाएंगे, ऐसा यहां पर लिया जाएगा। आगे है महिंद्रन इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द रिविजनल अथॉरिटी RA एंड वांट्स टू मेक एन अपील टू फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। कैसे कर दोगे भैया, यहां पर होता है आपका ऑर्डर इन ओरिजिनल पास हो जाता है, सामने होती है आपकी अपीलेट अथॉरिटी, ऊपर होती है GST अपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, उसके बाद में फिर आपके ये हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। रिवीजन अथॉरिटी आपकी यहां बराबर में पड़ी हुई होती है। यहां पर एप्लीकेंट जाता है, यहां पर डिपार्टमेंट जाता है 6 महीने के एक्सपायरी के बाद, और 3 साल तक यहां पर जा सकता है। अगर यहां से एग्रीव्ड है, अपीलेट अथॉरिटी वाले यहां पहुंचते हैं और ये वाले ऑर्डर भी आपके यहीं पर पहुंचते हैं। अगर RA के खिलाफ जाना है तो GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाना है, ना कि अपीलेट अथॉरिटी के पास में जाना है। वही इसका आंसर यहां पर आ जाता है मालिक। हु आर द मेंबर ऑफ द GST काउंसिल? फाइनेंस मिनिस्टर एटसेट्रा हो गए अपने। एनुमरेट एनी 2 रिकमेंडेशन दैट कैन बी मेड। लो, हर बात पर रिकमेंडेशन देती है, किस पे एग्जाम्शन मिलेगी, किस पे एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, GST क्रेडिट क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, पूरा एंटायर लॉ यूनिक का है, कोई 2 लिख सकते हैं उसके अंदर। तो आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल A पर बेस्ड आपका ये यहां पर आ गया है एक क्वेश्चन। डिसाइड विद रीजन वेदर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड अंडर CGST Act 2017 in the independent cases or not. Casual taxable person has provided interstate supply of notified produced of textile and textile printing amounting to rupees 19.25 lakh during the month of January 2020. The products were made by craftsmen by both hand and machine equally. अच्छा, हाथ से और मशीन से इक्वली आपके बने हुए हैं, जबकि हम तो हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं। हाँ, मशीन का इस्तेमाल हो थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हैंडीक्राफ्ट तो उसे ही बोलते हैं भाई साहब जब प्रीडोमिनेंटली वो हैंडमेड आपका रहा हो। तो यहां पर बहुत ही चतुराई के साथ खेल गया, मतलब मेरे हिसाब से अगर बच्चे ने ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो इसका गलत आंसर वो कर गया होगा। इक्वली अगर प्रीडोमिनेंटली हैंडमेड होता तो यहां पर काम बात करते उसकी हम, लेकिन वो इक्वली ऐसे बना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं भले ही आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, हैंडीक्राफ्ट का जिक्र आ जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन 10-20 लाख के ऊपर ही करवाया जाता है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन ये जो गुड्स है आपका, ये हैंडीक्राफ्ट वाली कैटेगरी में आएगा ही नहीं, इसलिए यहां पर इस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा मालिक। द प्रोडक्ट वर मेड सो एंड सो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैड ऑब्टेन्ड पेंड एंड जनरेटेड ई-वे बिल फॉर द सप्लाई। तो इसको रजिस्ट्रेशन यहां पे लेना पड़ेगा सिर्फ एक वर्ड की वजह से। अगर ये भी बोलता कि भाई बोथ हैंड एंड मशीन इक्वली वर्ड ना देता तो मैं तब भी असम्पशन इसमें डाल देता कि भैया प्रीडोमिनेंटली वो हैंडमेड ही है, मशीन का इस्तेमाल हुआ थोड़ा बहुत हुआ, असम्पशन बेस्ड काम कर देते, लेकिन वो तो क्लियर कट बोल रहा है कि इक्वली इस्तेमाल उसमें किया गया है। तो ये हैंडीक्राफ्ट वाले नोटिफाइड गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, अतः यहां पर इस बंदे को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 करवाना पड़ जाएगा। आगे बोलते हैं बंटू ऑफ दिल्ली डूइंग द ट्रेडिंग बिजनेस across India and his intra-state turnover details are as follows। उसकी डिटेल्स कुछ यहां पर इस प्रकार से बताई जाती है मालिक। क्या बताई जा रही हैं, सुनिए जरा। टैक्सेबल सप्लाई दिल्ली से इतनी है, एग्जाम्प्ट सप्लाई आंध्र प्रदेश से, दिल्ली है आंध्र प्रदेश है, पहले स्टेट देख लो, और तमिलनाडु है।
ये 3 स्टेट आ रहे हैं। तो यहां पर आकर हम देखते हैं मालिक, जो हमारा प्रोसेस था टैक्सेबल पर्सन से आपका ये है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 23, क्या आप एग्जम्पशन में आ रहे हो, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड में डील कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरिस्ट हो, एक्सक्लूसिवली आरसीएम की सप्लाई दे रहे हो, तो वैसा कुछ नहीं है। फिर देखते हैं मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के अंदर, क्या वहां फॉल कर रहे हो, वहां भी फॉल नहीं कर रहे, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई यहां पर अपनी बताई जा रही है फ्रॉम दिल्ली सारी की सारी सप्लाई ये इंट्रा स्टेट है, अलग अलग स्टेट में कारोबार है और ये इंट्रा स्टेट है, अलग अलग स्टेट में कारोबार है, लेकिन तमिलनाडु का तमिलनाडु में, दिल्ली का दिल्ली में, वहां का वहां में, तो सेक्शन 24 के अंदर ये फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 22 में आ जाएंगे जहां पर 10, 20, 40 की बात करते हैं। 10 लाख की लिमिट के लिए बात की जाती है अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो फिर 10 लाख की लिमिट आपकी ओवरऑल कर दी जाएगी, आपका पर्सन की लिमिट 10 लाख कर दी जाएगी। उसके बाद में अगर आप बात करते हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश, एपी, यूके, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पौंडीचेरी, अगर आप इन 6 स्टेट से कारोबार कर रहे हैं, योर लिमिट विल बी रिड्यूस टू 20 लाख रुपीस। तो यहां पर ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। यहां बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में, तो वहां अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो अब 20 लाख की लिमिट में भी नहीं आते। फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये गुड्स की सप्लाई है, डूइंग ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग के मतलब गुड्स में ही वो काम कर रहा है, सर्विस सेक्टर में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो गुड्स में ही डील कर रहा है। तो बाकी सारे स्टेट, अदर स्टेट में आया, यस, सिर्फ गुड्स में ही डील कर रहा है, यस, और वो ऐसा तो कुछ नहीं है, टोबैको वगैरह वाली बात तो नहीं है, वैसे भी कोई बात नहीं है। अतः इस बंदे को 40 लाख की लिमिट अवेलेबल हो जाएगी। जहां तक सवाल एग्रीगेट टर्नओवर का, तो उसमें सारा का सारा ऐड करके चलते हैं, जितने भी इसकी आउटवर्ड सप्लाई है सबको ऐड करवा दिया जाएगा मालिक, वैसे करके बात करेंगे यहां पर आकर। तो ये जो था अपना तो कितना बन गया जी, 18 ही बन गया, 10 या 28, 28 और 11, 39 लाख इसका बनता है। अतः इसका एग्रीगेट टर्नओवर कम है एग्रीगेट एप्लीकेबल लिमिट से, सो ऐसे हालात में इस बंदे को कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात आ जाती है। उसके बाद बोलते हैं आखिरी पॉइंट है, मिस्टर एक्स एज इंपोर्टेड सम आइटम्स फ्रॉम अब्रॉड सिंस ही वाज अनेबल टू मेक ए सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 18, he has sought for provisional assessment pending technical testing so and so, the technical report was received on 5/5, discuss। एक भी क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन नहीं है यार, एक भी क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मसाला बना कर दिया गया है। डिस्कस द टाइम लिमिट अवेलेबल टू द ऑफिसर फॉर फाइनलाइजिंग, तो उसके लिए आपके प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस बने हुए हैं, उसके मुताबिक जो भी टाइम लिमिट है वो आपकी यहां पे रखवा दी जाएगी। तो बाबू मेरा इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के पीछे मैं अपना उद्देश्य और अच्छे से क्लियर कर दूं। मेरा 90% ऑब्जेक्ट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एग्जाम अभी देना है। मैंने यहां पर दो चीजें अपनाई साहब। जो तरीका अपनाया गया उसमें क्या बात खास रही, एक तो क्वेश्चन के हमने टुकड़े टुकड़े करके पढ़ा, हमने क्वेश्चन के अरे क्या है ये, कैसे आ जाता कभी कभी, हमने क्वेश्चन के यार क्या है भाई, मान जाए तो कभी कभी दुखी कर देता है मुझे। क्वेश्चन के किए बाबू टुकड़े और टुकड़े, ये सीखने को मिला। अगर एक क्वेश्चन में 10 ट्रांजैक्शन थी तो मेरे लिए वो 10 क्वेश्चन थे। दूसरी बात, मैंने यहां पर लिंकेज का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं देख रहा था कहीं पर वो एग्जम्पशन से बाहर निकल जाता है, कहीं पर वो आरसीएम से बाहर निकल जाता है, कहीं वो प्लेस ऑफ सप्लाई से मूव कर जाता है, तो एक साथ मुझे घेरना पड़ता है उसको। इसलिए लिंकेज लिंकेज एंड लिंकेज, ठीक है। तीसरी बात, लास्ट मोमेंट पर आती हुई चीज को गलत कर आना। अच्छे से पता था, कॉन्सेप्चुअली क्लियर थे, फिर भी दिमाग कुछ और ही बोल जाना लास्ट मोमेंट पर। ऐसा होता होगा आपके साथ भी, तो वैसा ना हो। जो पढ़ा वो बहुत ही सटीकता के साथ एक परमानेंट मेमोरी के अंदर जाए,
अगर मैं कहूं कि भैया एयर ट्रेवल एजेंट पे 5% और 10% की बात होती है या फिर 7.5% की बात होती है, 10 की जगह 7.5 है, तो आप कॉन्फिडेंट रहो अपनी बात के ऊपर। तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल का इस्तेमाल मालिक। जो प्रोसीजरल बातें होती हैं, रजिस्ट्रेशन, रिफंड वगैरह, इनको अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए जीएसटी पोर्टल का भरपूर उपयोग मैं आपके लिए करता हूं। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट आने के बावजूद भी प्रैक्टिस ना कर रखी हो, आप सॉल्यूशन बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए 100% मैं क्वेश्चन आंसर का आपको डिस्कशन करता हूं, जिससे कि आपके आए ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। तो जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, इनसे उम्मीद लगाकर बैठा हूं 11वीं बार ऑल इंडिया हाईएस्ट आएगा। और आपसे जिन्होंने एग्जाम देना है, उनसे उम्मीद लगा के बैठा हूं कि 12वीं बार ऑल इंडिया हाईएस्ट आप मुझे लाकर देंगे मालिक। यार, जिनका आगे एग्जाम है, अपनी जितनी भी ताकत है सब झोंक दो यार, सब झोंक दो। मैं जब सीए कर रहा था, आपकी स्टेज पर था, तो मुझे बस एक ही चीज, एक ही सपना रहता था यार, वो कौन सा सूरज होगा, वो कौन सी सुबह होगी जिस दिन मैं सूरज के सामने, उगते सूरज के सामने यूं बाहें खोल के खड़ा हूंगा कि आज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। वो कौन सी सूरज की रोशनी की किरण होगी मेरे लिए पहली, जब मैं उसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहा हूंगा। और जब मैंने वो सूरज की किरण देखी थी ना, वो पल, वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। जितनी ताकत, एनर्जी, फोर्स जो भी है, सब झोंक दो यार। बिल्कुल घोड़े की तरह बन जाओ। आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ आप फोकस्ड होकर अपना काम कर रहे हैं। भाला होता है, नुकीला होता है तो दुश्मन को भेद देता है। अगर नुकीला ना हो, उसका फोकस बिगड़ जाए, इधर उधर उसकी नोक फैल जाए, वो कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आप अपना फोकस भाले की नोक की समान रख के चलिएगा, जो आपके लक्ष्य को भेद सके। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जिनको आगे एग्जाम अपना देना है। ठीक है जी, थैंक यू माय डियर, थैंक यू। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर सदा सदा यूं ही बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ बाय। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टाटा बाय।